आपका बिजनेस करने का तरीका ना बहुत ही अनकन्वेंशनल है। आपने बहुत सारे बिजनेस के बैरियर्स को या बिजनेस के स्टैंडर्ड्स को ब्रेक करके आए हो। वो सब मैं ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट करने लगा। अब उसको आप अनकन्वेंशनल समझ रहे हो, पर मेरे पास उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। सबसे फेवरेट कौन सा चीज़ लगता है कि हाँ ये जो रूल है और ये तोड़ा है, तोड़ा नहीं है वो तोड़ा है। अब टीयर 3 में ना सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, सब मैक्सिमम बिजनेस ओनर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है। एक तो वो गल्ले बैठ, ट्रेडिशन है कि गल्ले से उठ के गए तो नुकसान हो गया। तो फीडबैक भले ही गूगल में ना हो, लेकिन मार्केट में इतना अच्छा फीडबैक हो जाएगा ना कि आपको रिव्यूज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वर्ड ऑफ माउथ से एक तगड़ा बिजनेस आ जाएगा। कोई गूगल रिव्यू सब फेल है उसके आगे। कोविड के बाद जब मार्केट दोबारा से रीओपन हुई या ये अगले जो 4 साल आए हैं, ऐसी कोई एक जो बिजनेस प्रॉब्लम आई हो, क्योंकि मेरे को पता है बिजनेस ओनर है तो प्रॉब्लम्स हमारे ना बेस्ट फ्रेंड है। और ये जो मैंने इम्प्लीमेंट किया ना, वो दिन है, आज का दिन है। लॉकडाउन के बाद मेरे को कभी किसी क्लाइंट ने ये नहीं बोला कि यार ये सामान तो गया। एंड सबसे बड़ी बात ये थी दिलप्रीत जी, ये चीज़ ना मेरी शहर के 3-4 दुकानदारों ने और ने इम्प्लीमेंट की सेम चीज़, क्योंकि प्रॉब्लम तो वही थी ना। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन करके थैंक यू भी बोला। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 10 साल में व्हाट इज़ द बिगेस्ट थ्रेट? तो सबसे बड़ा थ्रेट जो भी है ना। हाय, वेलकम टू द टॉक ट्रेडमिल। मेरा नाम दिलप्रीत है और ये जो आजकल पॉडकास्ट की एक बाढ़ आई हुई है, उसमें हम लेके आए हैं एक नया पॉडकास्ट। क्योंकि हमें ऐसा लगता है बिजनेस ओनर्स की ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अनकही हैं, जो अनसुनी हैं। तो हम आपके साथ लेके आते हैं बिजनेस ओनर्स की ऐसी बातें जो आपको इंस्पायर कर सकती हैं, आपके लिए लर्निंग दे सकती हैं, या आपके लिए जो एक चैलेंज आप फेस कर रहे हैं उसका आंसर दे सकती हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं श्रेय मित्तल जी। क्या हाल है दिलप्रीत जी? बहुत बढ़िया। श्रेय जी प्लाईवुड इंडस्ट्री से हैं और इनका 14 साल का प्लाईवुड का एक्सपीरियंस है। बट जो चीज़ इनको अलग करती है वो है इनकी अनकन्वेंशनल अप्रोच प्लाईवुड इंडस्ट्री को लेके या अपने बिजनेस को लेके। इन्होंने पिछले 14 साल में बहुत सारे बिजनेस के बैरियर्स को तोड़ा है। जिस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, मैं बोलूँगा कि एक अनकन्वेंशनल तरीका है बिजनेस का। आइए इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं श्रेय जी से। सो फर्स्टली, थैंक यू सो मच श्रेय फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग दिलप्रीत जी। श्रेय, मेरे को ये बताइए, ये प्लाईवुड एक कमोडिटी इंडस्ट्री है हम्म। और ये शुरू से ही कमोडिटी इंडस्ट्री रही है। सो हाउ यू डिसाइडेड टू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री एंड अभी तक का सफर कैसा रहा है? आ, तो फैमिली बिजनेस है। माय फादर स्टार्टेड दिस बिजनेस इन 1998। और मैं भी उस बाढ़ का हिस्सा हूँ इंजीनियरिंग की। जब इन देश में हर दूसरा बंदा इंजीनियर था, तो मैं भी उनके साथ इंजीनियरिंग की रेस में निकल गया। पता नहीं था क्या करना है। तो बाय द टाइम इंजीनियरिंग खत्म हुई, तब भी मैं कह लो टीनेजर टाइप ही था, कुछ नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं। तो पापा ने बोला तू आजा मेरे पास, जब तक कुछ नहीं दिमाग में आ रहा आजा, तो देख लियो क्या करना है। तो मैं ठीक है। तो आफ्टर आई कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग, कुछ 6 महीने मैंने जॉब की। मजा नहीं आ रहा था, कुछ किक नहीं मिल रही थी। तो मैं फादर के पास आ गया और वहां से बैठने लगा पापा के साथ, चीज़ों को देखने लगा। बस फिर ग्रेजुअली मेरे को और कोई ऑप्शन, मतलब ये ऑप्शन मेरे को बेटर लग रही थी और ऑप्शन से, कि यार जॉब में किसी की क्यों सुननी है, इससे रादर अपना ही काम किया जाए। तो ऐसे स्टार्ट हुआ प्लाईवुड का बिजनेस में आना, मेरी शुरुआत ऐसे हुई। और अभी तक का सफर कैसा रहा है तब से लेके अब तक का? बहुत कुछ देखा जो सोचा नहीं था। जब एक कॉलेज से एक जस्ट निकला, सोचा नहीं था कि लाइफ ऐसी होगी, क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं रास्ते में, कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं पता। इट वॉज जस्ट कि चीजें आती गई और मैं करता गया, और आज यहाँ तक हूँ कि आपके सामने बैठा हूँ। तो श्री, जितना मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था मैंने देखा कि ना आपका बिजनेस करने का तरीका ना बहुत ही अनकन्वेंशनल है। आपने बहुत सारे बिजनेस के बैरियर्स को या बिजनेस के स्टैंडर्ड्स को ब्रेक करके आए हो। तो ऐसा क्या पर्सपेक्टिव है जो आपको ये करने की हिम्मत देता है कि आप ये कर पा रहे हो? तो दिलप्रीत जी, इसमें ऐसा था कि मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ आपको। तो जब मैंने अपने फादर को ज्वाइन किया ना,
उसके कुछ टाइम बाद मेरे को लगा यार बिजनेस भी मेरे लिए नहीं है। मैं फिर जॉब करने चला गया। मैंने फिर 1.5 साल जॉब की। फिर मेरे को ना एग्जैक्ट मैं कंपेयर कर पाया कि जॉब में क्या है और बिजनेस में क्या है। मैंने फिर डिसाइड किया यार कि ना अब मेरे को अपना रास्ता पता है, यही करेंगे। और ना वन फाइन डे मेरे कॉलेज में मेरी बास्केटबॉल टीम का कोच है, तो उनको मानिक भैया बोलता हूँ मैं। तो उनसे ना मैंने एक दिन पूछा, मानिक भैया यार मेरे को ना समझ नहीं आ रहा, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा कि करूँ क्या, जॉब में कंटिन्यू करूँ या बिजनेस में करूँ। तो वो बंदा कॉमनवेल्थ गेम्स में सुरेश कलमाड़ी का राइट हैंड था, जो दिल्ली में जो विलेज है, जो जहाँ पे सारे प्लेयर्स रुके थे, ही वाज हैंडलिंग टेकिंग केयर ऑफ दैट पार्ट। तो मैं उनको आइडलाइज करता हूँ उस चीज में कि बंदे ने कुछ फाड़ा है, कुछ किया है। तो मैंने उनसे पूछा मानिक भैया क्या करना चाहिए। मानिक भैया कहते हैं श्रेय देख तेरे पास एक एसेट है, तेरे फादर, वो काफी टाइम से बिजनेस कर रहे हैं और उनको जो बारीकियां पता है ना बिजनेस की, वो उनसे सीख ले बिफोर ही गेट्स ओल्ड। हम जॉब में हैं, हमें हमारे फादर से वो चीज नहीं मिली, हमने सब कुछ खुद सीखा है। तो तेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, जा बिजनेस कर, उनसे सीख। ये अपॉर्चुनिटी ना बहुत लोगों को नहीं मिलती। तो वहां से बिजनेस में फाइनली आई टुक अ डिसीजन कि बिजनेस में आया। और जब बिजनेस स्टार्ट किया मैंने, आपने बोला कि कैसे मैं अनकन्वेंशनल वे में बिजनेस कर पाता हूँ, तो जब वापस आया ना, अब मैंने बिजनेस इंडिविजुअली हैंडल करना स्टार्ट किया एक नए टाउन में। मेरे फादर अलग कर रहे हैं, मैंने अलग स्टार्ट किया बिजनेस, और सेम बिजनेस अलग टाउन में स्टार्ट किया। और वहां पे ना जब क्लाइंट्स आते थे, उनकी कुछ कुछ ना प्रॉब्लम्स होती थी जो कि इस इंडस्ट्री में ना अनरिजॉल्व्ड है। उनकी प्रॉब्लम आई, मैंने सोल्यूशन पूछा पापा से या किसी से, ये तो ऐसे ही होता है। अच्छा, मेरा था यार पता नहीं इंजीनियरिंग ने मेरे अंदर ये चीज डाल दी, पता नहीं कैसे डल गई मेरे अंदर ये चीज आ गई, नहीं यार ये ऐसे होता है तो कुछ ना कुछ इसका रास्ता तो होगा ठीक करने का। जब सारी इंडस्ट्रियां अपने बैरियर्स तोड़ रही है, तो ये इंडस्ट्री के मतलब के आड़े इतने बैरियर्स क्यों हैं। तो सोचता रहा बहुत, जो भी प्रॉब्लम आई उसके बारे में सोचता था। विद टाइम 2-3 इयर्स में ना हर चीज का एक सोल्यूशन प्रिपेयर होने लग गया मेरे दिमाग में, कि इसका ये सोल्यूशन है, क्लाइंट आए ये प्रॉब्लम है उसका ये सोल्यूशन है। वो सब मैं ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट करने लगा। अब उसको आप अनकन्वेंशनल समझ रहे हो, पर मेरे पास उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था अचीव करने का जो बिजनेस में मैं आज कर पा रहा हूँ। तो आपके लिए वो अनकन्वेंशनल है, मेरे लिए एक वही रास्ता था वो अचीव करने का। तो श्रेय, इस रास्ते में चलते हुए बहुत सारे बिजनेस के रूल्स तो तोड़े हैं, स्टैंडर्ड ऑब्वियसली, वाले। ऑब्वियसली। सबसे फेवरेट कौन सा चीज लगता है कि हाँ ये जो रूल है हाँ। और ये तोड़ा है, और तोड़ा नहीं है, फोड़ा है? तो ना मैं अम्बाला से हूँ। अम्बाला टियर 3 टाउन में बोलूंगा मैं। अब टियर 3 में ना सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, सब मैक्सिमम बिजनेस ओनर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, एक तो वो गल्ले बैठते हैं। ट्रेडिशन है कि गल्ले से उठ के गए तो नुकसान हो गया। कुछ भी मैं इनोवेटिव सोचता था ना, तो तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि मैं बिजनेस में एक तरह से अभी भी नया था, सीजन नहीं था। तो मेरे आगे जब भी कोई सवाल आता, जब भी मैं कोई सवाल करता यार कि आ, मेरे को ये रिजॉल्व करना है, कैसे करूं, अपने बड़े भाइयों से जो कजन ब्रदर्स हैं उनसे पूछता, तो सबसे एक ही जवाब मिलता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दिस वॉज द बिगेस्ट हर्डल जो ना लोगों ने मेरे अंदर डालते गए, ये करना चाह रहा है, ये नहीं हो सकता। अब वो क्यों नहीं हो सकता ना, मैंने डिस्कवर किया क्योंकि उन्होंने ट्राई नहीं किया कभी। वो खुश थे उसमें कि जो हो रहा है ना वो बढ़िया हो रहा है, उन्होंने और कुछ करने की कोशिश नहीं की। मैं सेटिस्फाइड नहीं था, मेरे को था यार ये नहीं, लाइफ को इजी करो ना, क्यों टफ सिचुएशंस के साथ सरवाइव करना है। तो मैंने ट्राई किया कि करते हैं इसको। तो जो हर्डल्स आई, जो सबसे बड़ा हर्डल था वो यही था कि ये नहीं हो सकता। तो इसको ब्रेक करने की ट्राई की, बहुत चीजों में ब्रेक कर भी पाया और अब भी कर रहा हूँ। तो श्रेय, कोई भी ऐसे हम एक डिस्कस करते हैं, बहुत सारी हर्डल्स हैं, बहुत सारे हैं। हम्म। जो बिजनेस स्टार्ट किया 14 साल पहले, हम्म। पापा ये कर रहे थे, उससे अलग हुए, हम्म। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था उस टाइम पे, और उसको ओवरकम कैसे किया? सब आज की बात नहीं कर रहा मैं, 14 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जिस टाइम उस समय
टाइम अलग था, सिचुएशंस अलग थी। तो जब 14 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया ना, जब खुद से स्टार्ट किया, तो बड़े बड़े दिग्गज थे मेरे आसपास, बड़े बड़े शेर बैठे थे मेरे आसपास। मेरे को था कि जितना भी बिजनेस कर लूंगा बहुत है, चाहे वो थोड़ा चाहे वो ज्यादा। इतना बड़ा कोई प्लान नहीं था कि कुछ भी बड़ा फोड़ना है, कुछ भी बड़ा करना है। बट दिलप्रीत जी, जैसे जैसे क्लाइंट्स आते गए ना मेरे पास, मेरे को दिखा कि इन क्लाइंट्स को ना कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम्स कोई भी रिजॉल्व नहीं कर रहा। मैं दोबारा वही चीज बोल रहा हूँ, उनकी प्रॉब्लम नहीं रिजॉल्व हो रही। जब मैंने वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने लगा ना, जब मैंने ग्रेजुअली प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने लगा, तो मेरे को ना सबसे बड़ा हर्डल उस टाइम यही आया कि यार इनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कैसे की जाए, जो कि कोई नहीं कर रहा। सबसे बड़ा हर्डल था कस्टमर। जब कस्टमर मेरे पास से आता था और ना बिना कुछ प्रोडक्ट खरीदे चला जाता था, तो मैं एकदम डीप डाइव अपने अंदर कर जाता था कि मैंने क्या गलत किया, क्या मेरे को करना चाहिए था। मैं उसकी साइकी समझने की कोशिश करता था कि क्लाइंट चाहता क्या है, वो क्यों नहीं ले गया मुझसे। मे बी मेरे शोरूम के अपीयरेंस उसे पसंद नहीं आई, मे बी उसे मेरी डील करने का तरीका पसंद नहीं आया, क्योंकि प्रोडक्ट तो पूरी मार्केट में वही है, प्राइसेस भी ऑलमोस्ट मैं मानता हूँ वही होंगे जो मैं दे रहा हूँ। फिर वो मेरे से क्यों नहीं ले गया, बल्कि मेरे से महंगे रेट पे मेरे दाएं बाएं शोरूम वालों से ले गया। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा हर्डल था, और उसको भी रिजॉल्व किया, विद टाइम रिजॉल्व किया। जितने नंबर ऑफ कस्टमर्स मैंने अटेंड किए, मैं और रिफाइन होता गया। तो आज की डेट में अगर आप भी मेरे पास एज अ कस्टमर आते हो, तो आप सिर्फ 10 शब्द बोलोगे, उसके बाद आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो दिस वाज द बिगेस्ट हर्डल जो मैंने उस टाइम पे फेस किया और उसको ओवरकम किया। एक्सपीरियंस इज द बिगेस्ट लर्निंग, पर्टिकुलरली एक्सपीरियंस से जो लर्निंग आती है, हाँ, आपकी लर्निंग एक्सपीरियंशियल है। हाँ, कस्टमर श्रेय, जो सिखाता है, दैट इज द नेक्स्ट थिंग। श्रेय, इसमें बहुत सारा जब हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग करते हैं पर्टिकुलरली, तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं, कोई ऐसे सेटबैक्स भी आते हैं हमारे बिजनेस में। कोई नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीका तो है नहीं, हम जो कर रहे हैं वो हमेशा अलग है, किसी और ने ट्राई नहीं किया हुआ। तो आपके बिजनेस में भी ऐसे ट्राई करते करते कोई सेटबैक आया? दिलप्रीत जी, ऐसा कोई सेटबैक बहुत मेजरली कुछ नहीं है, बिकॉज ऑफ माई फादर, माई मदर्स ब्लेसिंग। कोई ऐसा सेटबैक नहीं था, मतलब इतना बड़ा नहीं था कि मैं कुछ बहुत ही ऐसे बोल पाऊं। बट ये था कि कुछ भी ट्राई करता था तो हाँ, गिरता था एक बार। वो होता ना वर्जन 1.1, वर्जन 1.2, वर्जन 1.3, 1.4, तो वो सारे वर्जन हैं मेरे, उसमें नाम नहीं दिया है, बट वो सारे वर्जन हैं। सेटबैक्स थोड़े थोड़े हुए, कोई मेजर नहीं हुआ, क्योंकि ये बिजनेस बोला ना मैंने, खुद ने स्टार्ट भले ही किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनहेरिटेड है ये। मेरे फादर इसको करते आ रहे हैं। शायद कोई भी एक नया बिजनेस ओनर है, अगर वो खुद से कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो हाँ, दुनिया एक बार तो उससे कच्चा चबा जाएगी। उसके लिए सेटबैक होना ही होना है। मेरे फादर के साथ भी हुआ। मेरे फादर ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उनको नहीं पता था कैसे क्या कुछ होगा क्या नहीं, फैमिली है, सब कुछ अचीव करना है, कैसे होगा। तो 2-3 साल उनके भी बड़े स्ट्रगल के थे। वो एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। तो उनका पहले राइस मिल था, मेरे फादर का। 98 तक उन्होंने राइस मिल चलाया, तो कुछ चीजों के कारण वो राइस मिल बेचना पड़ा। तो वो उनके लिए सेटबैक था, एंड ही मेड श्योर ये सेटबैक मुझे ना फेस करना पड़े। तो उन्होंने जो भी प्रिपरेशन करी अपने टाइम में, मैंने उसको सिंपली उसी को फॉलो किया। मैंने सेटबैक वाले पंगे लिए ही नहीं कि मेरे को ऐसा कुछ हो। जो वो करते आ रहे हैं उसी को फॉलो किया, उनके ही ट्रेडिशन को अपने तरीके से मैंने इनोवेट किया। बस बहुत थोड़े चेंजेस से ही ना बहुत बड़े रिजल्ट आ जाते हैं, अगर वो चेंजेस कस्टमर के फेवर में हो तो। एंड एवरीथिंग आई डिड वाज फॉर दी कस्टमर। मेरे लिए उसमें कुछ नहीं था, मैं तो बाय प्रोडक्ट था। कस्टमर के लिए अच्छा होगा ना, तो मेरे लिए ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो फैक्ट है, एंड इट्स राइट फॉर ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस। यस। अगर आप कस्टमर को प्रायोरिटी पे रख लो, अगर आप ये मत सोचो कि ये कस्टमर आया है तो मेरे को इसको हलाल करना है, मेरे को इसको काटना है। यस। अगर आप ये अप्रोच बंद कर दो एंड आप ये अप्रोच रख लो एंड आई वांट टू ऐड अ वैल्यू टू दिस कस्टमर्स लाइफ, मैं इस कस्टमर की लाइफ में कोई एडिशन करना चाहता हूँ और वो अच्छा एडिशन करना चाहता हूँ, तो आपकी मेरे हिसाब से 70% प्रॉब्लम्स तो वहीं सॉल्व हो जाती पर मैं एज अ कंज्यूमर जब मार्केट में उतरता हूँ ना दिलप्रीत जी, तो नहीं है ये सोच लोगों की।
बिजनेस ओनर्स की ये सोच नहीं है, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, उनको कोई नहीं पड़ी। अगर किसी के पास अच्छा पैसा है ना, या पैसा तो चलो मुझे नहीं बोलना चाहिए, मतलब अगर कोई कुछ बिजनेस कर रहा है ना, तो 50% या 60% ही होंगे। 50% में बहुत ज्यादा एक वो नंबर बोल दिया कि चलो एक रिस्पेक्टेबल नंबर बोल दिया, बट मेरे को लगता है सिर्फ 20-30% ही होंगे जो कस्टमर की सोचते हैं। 70% नहीं सोचते, नहीं पड़ी उन्हें। तो श्रेय, आप देखोगे जो 20-30% कस्टमर की सोच रहे हैं, हम्म, क्या वो बाकियों से बेटर कर रहे हैं? ऑब्वियसली कर रहे हैं। अगर आप उनको टॉप व्यू देखो, अगर ऊपर से खड़े होकर देख रहे हो, तो हाँ वो बेहतर करते दिखेंगे, ठीक है ना, वो सबको दिखेंगे। लेकिन जो बंदा खुद को बेहतर समझता है बाकी सब से, वो ये चीज कभी अचीव नहीं कर पाएगा। मतलब मैंने ज्ञान दे दिया बट मैंने ये देखा है, जो बंदा खुद को 30 मार्क का समझता है ना, वो कभी कस्टमर की सोचेगा ही नहीं। चलिए, वो तो ठीक है। हम तो हमेशा, जो जितना मेरा आज तक का एक्सपीरियंस रहा है, हम्म, मैंने तो ये देखा है कि जब भी आप कस्टमर को बेनिफिट देना चाहो, कस्टमर के ऑब्वियसली, लिए, कस्टमर को अपने से आगे रख दो, आपका बिजनेस बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, नहीं रोक आपको क्लाइंट्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता, सकते, बिल्कुल। और वो क्लाइंट्स आपसे कोई लेके भी नहीं जा सकता, चाहे वो प्राइस आपसे कम क्यों ना दे दे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, 100% ठीक कहा आपने। कस्टमर को ना आंखों में आंखें डाल के दिख जाता है कि ये बंदे की टेंशन क्या है। मैं 2014 से, पहले 2-3 साल तो मेरे फादर से ट्रेनिंग ली है, 14 से 24 तक मैंने क्लाइंट की आंखों में आंखें डाल के जब बात की है ना, वो क्लाइंट मेरा हुआ है। और उस क्लाइंट ने मेरे फेस पे कहा है कि आपसे ही डील करनी है। दैट्स अमेजिंग। मतलब आज भी सुनता हूँ, मोहाली बिजनेस कर रहा हूँ तो लोग अभी भी यही बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं, आर्किटेक्ट्स आते हैं, एंड यूजर आता है, तो वो यही बोलता है, उसको शायद कॉन्फिडेंस दिखता है, मे बी, जो मेरा एक्सपीरियंस है। या जब क्लाइंट ये फीडबैक देके जाता है ना, तो मजा आ जाता है, तो लगता है यार कुछ तो किया है। क्या बात है। श्रेय, मैंने अभी रिसर्च किया, पता चला आपने एक बुक भी ऑथर करी है। हाँ, मैंने बुक भी ऑथर की है। तो क्या इंस्पिरेशन थी बुक लिखने के लिए पर्टिकुलरली, एंड क्या मैसेज देना चाहते हो? मतलब अभी पूरी बुक तो जो ऑडियंस पढ़ना चाहते हैं, विल शेयर द लिंक विद देम, बट व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दैट बुक? क्या मैसेज देना चाहते थे आप उस बुक के थ्रू? दिलप्रीत जी, मेरी पूरी स्टोरी ना कस्टमर के अराउंड, मेरी पूरी स्टोरी कस्टमर के अराउंड है। अब इस बुक लिखने का पर्पस बिना क्लाइंट था। तो ना, जब भी एक क्लाइंट एक घर बना रहा होता है ना, घर ऑफिस या कुछ भी बना रहा है, तो उसके मन में ना सवाल आते हैं, जो सवाल मैं ना पिछले 7-8-10 सालों से सुनता आ रहा हूँ। और ना, मेरे ही बिजनेस में नहीं, किसी भी बिजनेस में क्लाइंट के ना हमेशा 10-15 सवाल ही होते हैं। आप भी, आई एम श्योर, जो बिजनेस में हो, उसमें भी लोगों के वही 10-15 सवाल होंगे। अगर आपने उस 10-15 सवाल के जवाब दे दिए, तो क्लाइंट बड़ी इजीली बातों को समझ जाता है, और वो सही दिशा में चल देता है। पॉइंट इज, उन 14-15 सवालों का सही जवाब क्या है? बहुत सारे बिजनेस ओनर्स अपनी सोच रहे हैं, क्लाइंट की नहीं सोच रहे। तो उन 15 सवालों के जवाब ना वो अपने फेवर में देंगे कि ये मुझसे प्रोडक्ट ले जाए, वो अपना प्रोडक्ट बेच पाए। तो मैंने ये ट्राई किया कि ना न्यूट्रल एक गाइड तैयार की जाए, कि जिसमें क्लाइंट के सवाल वही हैं, बट उनको ना एक न्यूट्रल जवाब मिला जाए, इरिस्पेक्टिव कि श्रेय ने बेचना है अपना प्रोडक्ट, या फिर उसने कोई फलाना दुकानदार बेच रहा है, उसमें किसी का पर्सपेक्टिव नहीं है, उसमें वो है जो सच है उस बुक में। तो समरीज, क्लाइंट के जो 10-15 सवाल होते हैं वो उस बुक में मेंशन्ड है पहले से। खोल के पढ़ लेना। कुछ भी कंस्ट्रक्शन करा रहे होगे, टेबल बनाना है, कबर्ड बनाना है, किचन बनानी है, कुछ भी करना है, प्लाईवुड रिलेटेड जो भी सवाल होंगे सब उसमें है, उनके जवाब उसमें है, वो पढ़ लो। कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा, कोई दुकानदार अपने फेवर की बात करके आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। सिंपल है, अपनी सुरक्षा, अपना पैसा अपने हाथ में है। बचाना है तो बुक पढ़ लो, नहीं बचाना तो संसार तो चल ही रहा है, चलता रहेगा, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। बट कस्टमर्स को हेल्प करने के लिए था। मैंने उस बुक में ना एक बहुत ही स्टडी करके एक चीज की थी। यूजुअली कोई भी बंदा कुछ घर बना रहा है, तो या ऑफिस बना रहा है या कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर रहा है बड़ा, तो उसकी एज ब्रैकेट क्या होती है? लगभग 40 से 50। लगभग 40 से 50, ये बेर मिनिमम है। 40 साल से जो कम एज का बंदा है ना, वो बहुत रेयर लोग होंगे जिनके पास एक पैसा आ चुका है। यूजुअली एक सीजन बिजनेसमैन के पास 40 ईयर्स के बाद ही पैसा आना स्टार्ट होता है। तो ना,
उस एज में आके ना हमारी थोड़ी सी आंखें वीक हो जाती हैं, चश्मे लग जाते हैं। आजकल तो खैर बच्चों को भी लग रहे हैं, पर यूजुअली 40 के बाद डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हाँ, थोड़ा नंबर आना हो जाता है स्टार्ट। अब मैंने अपनी बुक के अपने फॉन्ट्स भी ना, और जो गैपिंग है वर्ड्स, वो भी इस हिसाब से की हुई है कि उसे किसी भी एज ब्रैकेट का बंदा बिना चश्मों के भी पढ़ सकता है। वो भी सोच समझ के वो चीज प्लान की थी। बहुत इंटरेस्टिंग एंड इट्स अ डीप इनसाइट एक्चुअली। हाँ। जब आप सामने वाले को पहले रख रहे हैं, अगेन ये आपका नेचर डिफाइन करता है श्रेय, कि आप कस्टमर को हमेशा पहले रख रहे हैं। अगर आपने बुक भी लिखी है तो उसमें भी आपने कस्टमर का कंफर्ट पहले रख लिया है। हाँ, मेरी सारी स्टोरी कस्टमर के अराउंड है, सारी स्टोरी। मतलब अगर मेरी मेरी है, अगर कस्टमर खुश है ना, मेरे सामने वाला बंदा खुश है, तो काम हो गया। अभी अब बात कर रहे थे, अभी आपने बोला कि दुकानदार बहुत सारी चीजें अपने फेवर में बताते हैं, नॉट जस्ट इन द प्लाईवुड, हम्म किसी भी इंडस्ट्री में। हम्म तो बहुत सारे मिथ्स भी हैं इस इंडस्ट्री में। हम्म तो बहुत सारे मिथ्स हैं, ऐसा कोई मिथ है बिजनेस में जिससे आप स्ट्रांगली डिसएग्री करते हो? 2-3 आंसर हो सकते हैं इसके, तो मैं आपको कोई 2 बोलता हूँ। अभी इस समय ना, मैं थोड़ा सा कस्टमर को अवेयर करना चाहूंगा आपके पॉडकास्ट के थ्रू, आपकी रील्स के थ्रू, हाइलाइट्स के थ्रू। इन दिनों ना एक हरे रंग का बोर्ड चल रहा है, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा। हरे रंग का बोर्ड चल रहा है, नया प्रोडक्ट है, मार्केट में कंपैरेटिवली न्यूअर है प्लाईवुड से कंपैरिजन में। और ना कंपनीज इसको प्रमोट कर रही हैं कि इसको ना टर्माइट या कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो जब बड़े बड़े कंपनीज ऐसे प्रमोशन करते हैं तो लोग हमसे ज्यादा उन ब्रांड्स पे भरोसा करता है। ठीक है, आपने जो बोला बहुत बढ़िया, पर वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस में ना वो क्लेम नहीं कर रहे जो वो बोल रहे हैं। जब जिसकी वो पब्लिसिटी कर रहे हैं ना, जिस चीज को अपना यूएसपी वो बता रहे हैं, वो उनकी यूएसपी है नहीं। डायरेक्ट बोलता हूँ, वो बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट टर्माइट नहीं लगती, हमारा प्रोडक्ट पानी में खराब नहीं होता। वो सिंपली ये कह रहे नहीं होता। इंग्लिश नहीं यूज कर रहे, वो हिंदी यूज कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट दीमक नहीं लगती, खराब नहीं होता। और आइडियली द वर्ड इज, हमारे प्रोडक्ट को दीमक लगने के चांसेस बहुत कम है, पानी में खराब होने के चांसेस बहुत कम है। दिस इज द आइडियल वर्ड्स दे शुड बी यूजिंग, बट दे आर यूजिंग कि नहीं लगता। इसके रिजल्ट्स कुछ सालों बाद जाके क्लाइंट को पता चलेंगे। जो उसका ये मिथ है कि इसको नहीं लगता, ये मिथ टूटेगा। मेरे साथ तो ये हो भी चुका है। क्लाइंट्स को लगता है कि मेरे से प्रोडक्ट लिया है तो खराब नहीं होगा, ठीक है ना। बैकग्राउंड में उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये भी चल रहा है कि उस ब्रांड ने भी बोल दिया है, इसलिए भी ये खराब नहीं होगा। स्टोरी समथिंग डिफरेंट। चीजें ये खराब हो सकती हैं। इस चैनल के थ्रू अगेन मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, सिर्फ कन्वे करना चाह रहा हूँ कि हाँ, उसको भी दीमक और पानी में खराब वो हो सकती है, जस्ट लाइक एन अ नॉर्मल प्लाईवुड। तो ये चीज मिथ है कि इन चीजों को, वही हरे वाले बोर्ड को, दीमक या पानी में खराब नहीं होगा। तो आप कैसे एजुकेट करते हो पर्टिकुलर अपने कस्टमर्स को? बिकॉज कस्टमर तो मान रहा है, आप इस मिथ को ब्रेक कैसे करते हो जब आपके पास एक कस्टमर आता है तो? तो दिलप्रीत जी, मैं बताया, मैं अम्बाला से हूँ, टियर 3 से हूँ। मैं टियर 3 गिनता हूँ अम्बाला को। तो टियर 3 में वही ट्रेंड है बिजनेस का, गले बैठने वाला। गले से उठ के जाओ तो नुकसान है, आपको ही सब कुछ करना है। वन मैन आर्मी होती है छोटे टाउन्स में ना, एम्प्लॉयज हायर करने का ट्रेंड नहीं होता। एम्प्लॉयज कहते हैं कि ना, एम्प्लॉयज रखे तो वो खा जाएंगे बिजनेस को तुम्हारे, तुम उनके लिए जॉब कर रहे हो, वो तुम्हारे लिए नहीं, तुम उनके लिए नौकरी कर रहे हो, क्योंकि क्योंकि तुम्हें उनकी सैलरी देनी है महीने बाद। और चोरी चकारी करते हैं, और वो तुम्हें कमा के कुछ नहीं देंगे। तो ना ये मिथ है, ये एक मिथ ऐसा है जो मैं सुनता आ रहा हूँ, जो मेरे अंदर में ना घुस गया था अच्छे से। जब मैंने शुरुआत की, जब बिजनेस की, तो मैंने बताया ना कि मैं डीप डाइव किसी भी चीज में ना डीप डाइव करके ही बेचता हूँ। क्लाइंट को भी अपने चश्मे से नहीं, उसके चश्मे से देखने की कोशिश करता हूँ कि क्लाइंट क्या देख रहा है, कैसे देख रहा है मुझे। तो मेरी इस नेचर के कारण ना मेरा बिजनेस ठीक ठाक हो गया था विद इन फ्यू ईयर्स। तो अ, जब ये बिजनेस मेरा ठीक हुआ तो ऑब्वियसली मेरे पास क्लाइंटेज बढ़ गई, क्लाइंट अच्छे खासे आने लगे, सब कुछ हुआ। और आई वॉज वन मैन आर्मी। मेरे पास मैं ही सेल्समैन, मैं ही डिस्पैचर,
मैं ही अकाउंट्स, मैं ही प्रॉब्लम सॉल्वर, कोई प्रॉब्लम आ गई मैं ही उसे सॉल्व कर रहा हूँ। मैं ही शायद कई बार पानी भी सर्व किया क्लाइंट्स को खुद, ठीक है। और इवन अगर कोई किसी टेम्पो या फिर हमारे देसी गांव में टेम्पो या रेडी बोलते हैं, अगर फोन करना है कि भाई आ जाए, वो भी मैं ही कर रहा हूँ। तो सब कुछ ना मैं ही कर रहा था। और अगर मैं बोलता था यार मेरे को एम्प्लॉय रखने हैं, तो मेरे को जवाब आता था मेरे फादर से या उनके जो भाई वगैरह हैं, क्योंकि मैं उन्हीं को देखता करता हूँ। तो और आदर मैं जब आंखें घुमा के भी देखता था चारों तरफ, तो मेरे को यही दिखता था कि यार सारे बंदे ना, सारे बिजनेस ओनर्स खुद ही कर रहे हैं सब ये, कोई करके नहीं दे रहा उनके लिए। एम्प्लॉयज ही रखे हुए खुद ही कर रहे हैं, वो सुबह सुबह 9 बजे से लेके रात को 8 बजे तक वो सब कुछ खुद ही कर रहे हैं। अब मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम, मैं तो परेशान हो गया था इस चीज से, यार ये मैं खुद तो नहीं कर सकता। जब एम्प्लॉयज रखने का सोचूं, तो जो लोग जो मिथ्स थे वो भी सही लगते थे कि यार हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो, एक बंदा गलत बोल सकता है, दो बोल सकते हैं, पूरा शहर थोड़ी गलत बोल सकता है। वो एक्सपीरियंस होगा शहर को तभी कर रहा है। तो नहीं रखता था एम्प्लॉयज। तो वो होता ना, पानी भर गया था यहाँ तक, मेरा पानी यहाँ तक हो गया था, और बल्कि यहाँ तक क्या, कुछ टाइम बाद यहाँ से भी निकल गया था पानी, सर के ऊपर से निकल गया था। और मेरा था कि बिजनेस छोड़ दूंगा, मेरे से हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं ना हजारों गलतियां करता था दिन में। हमारा ना ह्यूमन ब्रेन है, लड़कों का ब्रेन बोलूंगा स्पेशली, हम ना मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बने। हम एक टाइम पे ना एक ही टास्क ढंग से कर सकते हैं, अगर आप मल्टीटास्किंग करने जाओगे ना, तो आप ना आधे काम गलत कर दोगे। ये मैं कर चुका हूँ, ये मैं कर चुका हूँ। और मैं गारंटी लेता हूँ सब बिजनेस ओनर्स के लिए भी जो आज भी कर रहे हैं ना, वो गड्ढे खोद रहे हैं, उसमें गिर रहे हैं, लेकिन उनके वो पता ही नहीं है उन गड्ढों में वो गिर चुके हैं, वो उसी गड्ढे में जी रहे हैं। फिर जब मैंने लड़ लड़ लड़ा के, थक हार के, थोड़ा सा साइकी समझ के कैसे एम्प्लॉयज को रखना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, कुछ मैंने बिजनेस कोचिंग भी ली थोड़ी बहुत। तो जब मेरे को पता चला कि ऐसे एम्प्लॉयज को रखना चाहिए, और बिजनेस जो है वो आप अकेले नहीं नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते, यू नीड बहुत सारे हाथ विद यू। आपको एक ऑक्टोपस बनना पड़ेगा, तभी आप सब कुछ अपने पास लेके आ सकते हो, मतलब वेल्थ कह लो, वेल्थ तभी आप अपने पास ला सकते हो। तो मैंने फिर ग्रेजुअली एम्प्लॉय हायरिंग स्टार्ट की। और मेरे फादर जो रेजिस्ट करते थे, अब उनको उनकी आदत है कि उनके बिना उनको भी पता नहीं काम चल सकता। क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय 20,000 सैलरी ले रहा है, तो ट्रस्ट मी, वो आपको लाख रुपए कमा के भी दे रहा है, अगर आप उससे वो एक्सट्रैक्ट कर पाओ तो, अगर कर पाओ तो दिस इज द बिगेस्ट मिथ अकॉर्डिंग टू मी। इन टियर 3 सिटीज एटलीस्ट, टियर 2 में भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लोगों में मिथ होगा कि गल्ले पे बैठ के काम होता है और अकेले ही काम होता है, एम्प्लॉयज आपको खाते हैं, एम्प्लॉयज आपको चूस जाएंगे, आपको उन्हीं के लिए नौकरी करनी पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। ये आज नहीं तो आने वाली जनरेशन जो है इसको ओवरकम कर लेगी। सही एजुकेशन बहुत जरूरी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एंड आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ मल्टीटास्किंग मींस यू आर डूइंग मल्टी फेलियर एट द सेम टाइम। ट्रू। अगर आप 10 काम में मल्टीटास्किंग कर रहे हो, तो आप 10 काम इकट्ठे खराब कर रहे हो। इकट्ठे खराब आप 100%। आप जितने मर्जी कामों को मल्टीटास्किंग में उठा लो, अगर आपको खराब करना है तो। ट्रू, 100%। मैं बताता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। तो बिल बना रहा हूँ क्लाइंट का, वो लेजर चलती थी ना पहले, वो बही खाते बोलते हैं जिन्हें हम खाते बोलते हैं। तो लेजर में कुछ लिख रहा हूँ, अकाउंट लिख रहा हूँ, उसके क्रेडिट डेबिट सब लिख रहा हूँ, एक जीरो लगाना भूल गया। क्यों? इस हाथ से फोन अटेंड कर रहा हूँ, इससे लिख रहा हूँ, सामने क्लाइंट कह रहा है सामान जल्दी दे दो मुझे, यहाँ जीरो लगाना भूल गया। सोचो 10,000 के आगे एक जीरो लगाना भूल गया तो कितने का नुकसान हुआ? 90,000 का। 20,000 का बंदा रख लो वो काम करने के लिए, वो तुमने एक पल में वो 90,000 की गलती कर दी। ऑल तो पकड़ी भी जाएगी, बड़ी बात नहीं है, पकड़ी जाएगी, बट आई एम सेइंग कि ऐसी कितनी गलतियां होंगी जो आप ठीक नहीं कर सकते। तो एक एम्प्लॉय रख लो, ठीक से उसको मैनेज कर लो, वो आना चाहिए, वो भी करना, बहुत सरफेस से बात कर रहा हूँ मैं, मैनेज भी करना आना चाहिए। वो स्किल सीख लो और हायर करो, मत पीछे रहो, मत सोचो इतना, वर्थ निकल जाएगी। बेसिक बेसिक एम्प्लॉयज रख लो जो जो कि आपको अच्छा अमाउंट बचा के दे सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज बताओ, अभी 2020 में कोविड आया, लॉकडाउन हुआ,
लॉकडाउन करने के बाद बहुत सारी इनोवेशंस लानी पड़ी बिजनेस में, बहुत सारे बिजनेस के नए तरीके के चैलेंजेस भी सामने आए। लॉकडाउन ने लोगों को नए तरीके से बिजनेस करना सिखाया और अब वो मार्केट एक अलग तरीके से इवॉल्व कर रही है। हाँ। तो मेरे को ये बताओ पर्टिकुलरली कि जब कोविड के बाद जब मार्केट दोबारा से रीओपन हुई या ये अगले जो 4 साल आए हैं, ऐसी कोई एक जो बिजनेस प्रॉब्लम आई हो, क्योंकि मेरे को पता है बिजनेस ओनर है तो प्रॉब्लम्स हमारे ना बेस्ट फ्रेंड है, वो डेली आते जाते रहते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आई जो आपने अपने तरीके से सॉल्व करी, अगेन ब्रेकिंग द बैरियर्स? तो दिलप्रीत जी, प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा मैंने कुछ सॉल्यूशंस प्रिपेयर किए जो प्रॉब्लम पहले भी थी लॉकडाउन से। उस लॉकडाउन में मेरे को वो प्रॉब्लम्स और मैग्नीफाई करके मैं देख पाया और उनके सॉल्यूशंस मैंने प्रिपेयर किए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या इम्प्लीमेंट किया था, मैं कुछ क्लाइंट्स के साथ ना, जैसे मैं बहुत सीधी सी बात बताऊंगा, आप घर बना रहे हो अपना, आप अपने फैमिली के अर्निंग मेंबर हो, ओनली अर्निंग मेंबर हो, आपकी वाइफ भी है, आपकी मदर फादर बच्चे सब हैं घर में, एक दो सर्वेंट्स हैं, एक ड्राइवर भी है। तो आपके घर में काम, आपने एक नया घर बनाना स्टार्ट किया। फर्स्ट डे आप मुझसे सामान लेने आए तो आपने सारा सामान सब कुछ देखा, प्राइसेस जो नेगोशिएट करने थे किए, एंड यू फाइनलाइज फ्यू थिंग्स कि ओके ये मेरे को दे दो। ठीक है, ओके। दिलप्रीत इज अ डियर फ्रेंड, बहुत अच्छा फ्रेंड है दिलप्रीत, तो ट्रस्ट भी करता हूँ दिलप्रीत में मैं, और दिलप्रीत पैरेलली मुझ पे भी करता है। तो फर्स्ट डे दिलप्रीत मुझसे कुछ सामान ले गया, प्रोडक्ट ले गया। अब एक घर एक ऐसी चीज है कि ना, एक बारी में सारा सामान नहीं जाता। मेरे मेरे ट्रेड का सामान शिफ्ट्स में जाता है, आज कुछ चला गया, परसों कुछ चला गया, 4 दिन बाद कुछ चला गया। तो फर्स्ट टाइम दिलप्रीत लेने आया था, ओके। सेकंड टाइम लेने आया उनकी मदर कि बेटा ये सामान दे दो। थर्ड टाइम आया उनका बेटा। फोर्थ टाइम आ गया उनका मिस्त्री। फिफ्थ टाइम आ गई दोबारा से मदर। ऐसे चलते चलते ना 10 ट्रांजेक्शन हुई, 10 में दिलप्रीत नहीं आया, फर्स्ट में दिलप्रीत आया था, बाकी में किसी में नहीं आया। अब क्या हुआ, फाइनली 11th डे दिलप्रीत आता है कि श्रेय मेरा कितना बैलेंस हुआ मेरे को बता दो। तो मैंने सारे बिल्स दिलप्रीत के आगे रख दिए और मैंने बता दिया आपका बिल XYZ बन गया। बड़ी कॉमन चीज जो उठ के आती थी, यार ये तो मेरा गया ही नहीं, ये सामान तो मेरा गया ही नहीं, आपने फालतू का लगा दिया, ये सामान तो मेरा गया ही नहीं, फालतू का लगा दिया। अच्छा, मेरे साथ ये प्रॉब्लम ना एक कस्टमर के साथ नहीं, हर कस्टमर यही बोले। तो मेरे को लगा यार ये क्या पागल बनती है, ये क्यों लोग करे जा रहे हैं ऐसा। फिर मैंने इसको लॉकडाउन में इस बारे में सोचा, करा, सब कुछ देखा, तो एनालाइज किया यार क्लाइंट तक ना वो बिल्स पहुंच ही नहीं रहे हैं। जो बिल्स उस तक पहुंचने चाहिए, उसकी मदर, उसके फादर या उसके जो भी कारपेंटर्स हैं, वो उस तक बिल ही नहीं पहुंचा रहे हैं। तो बेचारे दिलप्रीत को कैसे पता कि ये सामान उसके घर पे गया है, नहीं पता उसको। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने जितने बिल्स होते थे ना, मैंने दिलप्रीत को व्हाट्सएप डालने स्टार्ट किया। व्हाट्सएप डाले, नाउ दिलप्रीत इज अवेयर कि आज ये सामान आया है। अगर उसको क्वेश्चन करना है तो वो अपनी फैमिली को क्वेश्चन करे, करता है यार ये आज सामान आया है, तुम ही लेके आओ ना, ओके। अगर बाई चांस उसे मुझसे क्वेरी करनी है तो मुझसे भी कर सकता है। बेसिक इज कि दिलप्रीत अवेयर है कि उसके घर सामान आया है। और ये जो मैंने इम्प्लीमेंट किया ना, तो वो दिन आज का दिन है। लॉकडाउन के बाद मेरे को कभी किसी क्लाइंट ने ये नहीं बोला कि यार ये सामान तो गया ही नहीं। एंड सबसे बड़ी बात ये थी दिलप्रीत जी, ये चीज ना मेरी शहर के 3-4 दुकानदारों ने और ने इम्प्लीमेंट की, सेम चीज, क्योंकि प्रॉब्लम तो वही थी ना। तो उन्होंने मेरे को फोन करके थैंक यू भी बोला कि श्रेय जी ये चीज हमने आपसे सीखी, हमने भी व्हाट्सएप करना स्टार्ट किया बिल्स, एंड अब हम भी सेफ है इस चीज को लेके। अमेजिंग श्रेय, अमेजिंग। मैं हमेशा बोलता हूँ टेक को स्मार्टली यूज करो। टेक को इम्प्लीमेंट करना कॉस्टली नहीं है बिल्कुल भी। एंड जिस तरीके से आपने व्हाट्सएप को एज अ टेक यूज किया, अमेजिंग। श्रेय, इसके साथ में कोई और चीज बताओ कि अभी जो रिटेल इंडस्ट्री है बहुत डायनामिकली अग्रेसिवली चेंज हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 से 10 साल में ये इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में मूव करेगी, एंड आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो उसको? देखो, रिटेल इंडस्ट्री ना कई चीजों में बटी हुई है। अब मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करता हूँ क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री से हूँ। सब चीजें ऑनलाइन जा चुकी हैं। किसी भी चीज को ले लो, आपको डिजिटल मार्केटिंग भी करानी है,
ऑनलाइन जा चुकी है। आपको प्रोडक्ट खरीदना है, कुछ ग्रोसरी खरीदनी है, ऑनलाइन आ रहा है, सब कुछ ऑनलाइन है। सवाल इज कि हम ऑनलाइन कैसे जाए, हम ऑनलाइन कैसे जाए? क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट है, प्लाईवुड है या लेमिनेट है या हार्डवेयर है, वो टच एंड फील वाली चीज है। उसको जस्ट आप एक फोटो में देख के सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो जहां तक हमारी इंडस्ट्री की बात है, और आपने जैसे शुरुआत में कहा था कॉमोडिटी प्रोडक्ट है, ये हर गली कुचे में मिल जाता है। तो आई डाउट कि ये ऑनलाइन जाएगा। बट टेक्नोलॉजी आ सकती है, जैसे कि एप्स बन सकती हैं रिटेलर्स की, कि आपने कुछ परचेज करना है, आपने प्रोडक्ट देखा हुआ है, सारे प्रोडक्ट देखे हुए हैं, अब आपने परचेज करना है, आप सिंपली उस ऐप के थ्रू कार्ट में ऐड करो, पेमेंट करो, अगर आपकी चीज आपके पास आ जाएगी। आप कहीं बैठे हो, किसी कारण से आप फोन नहीं कर सकते या नहीं कुछ कर सकते, तो सिंपली प्रोडक्ट ऐड करो और सेंड कर दो। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है। बाकी अभी तक मैं तो नहीं सोच पाया कि इससे ज्यादा कुछ और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ टेक आने वाला है, मेरे को अभी लगता है। जैसे वीआर आ रखा है आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, हम्म वर्चुअल रियलिटी बहुत ज़्यादा यूज हो रही है। हम्म आई थिंक वो प्लाईवुड के केस में भी बहुत एक अच्छी चीज़ है कि लोग पहले ही विजुअलाइज कर पाएंगे कि उनका किचन कैसा दिख रहा है, प्लाईवुड का मटेरियल वहाँ पे कैसा लग रहा है, या ये सिर्फ हवा वाली बातें हैं और रियलिटी इससे बहुत डिफरेंट है। जो अभी तक मैंने फील किया ना, वो ये दो चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिटेल में प्रोडक्ट सेलिंग, रिटेल की बात कर रहा हूँ, तो रिटेल में नहीं, रिटेल में ये वर्क नहीं करेगा। रिटेल में सिर्फ आप एक क्लाइंट को अपने शोरूम तक अट्रैक्ट करने के लिए वीआर का यूज कर सकते हो, कि आपने उसे वीआर में अपना पूरा शोरूम दिखा दिया, उसे लगा हाँ यार ये वर्थ गोइंग है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लाइंट यहाँ से 20 किलोमीटर दूर बैठा है, 1 घंटे की डिस्टेंस से बैठा है, मे बी टियर 4 में बैठा है, वो किसी गाँव में बैठा है। वो बोलेगा यार मैं तो अपने पड़ोस वाले से ले लूंगा, सारा गाँव वहीं से लेता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि शहर में बिक क्या रहा है। पैसा उसका ऑलमोस्ट उतना ही लगना है, इतना शहर में लगना है, और उसके पास चीजों की रीच ही नहीं है। तो मे बी वीआर की बात करूं, आपने स्पेसिफिकली बोला, तो वीआर यहाँ हेल्प कर सकता है कि पूरे शोरूम को उसने विजुलाइज, मतलब वीआर के थ्रू देखा, और उसे दिखाया ये तो इतनी सारी चीजें हैं, इतना कुछ है यार, मजा ही आ जाएगा। तो वीआर उस केस में उसकी हेल्प कर सकता है। वीआर के थ्रू हम क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट सेलिंग वीआर के थ्रू टफ है। और जो सेकंड पार्ट आपने बोला कि एक विजुलाइज करना है घर को, वो बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है, क्योंकि एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट। तो उसकी कॉस्ट है। आजकल आर्किटेक्ट 3D तो देते ही हैं, अब एक बंदे को अंदर ट्रैवल करके देखना है और वो कॉस्ट पे करने को रेडी है, तो वो टॉप 10% में रहेगा, 90% में नहीं रहेगा वो, मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है। तो श्रेय, अभी ये जैसे वीआर वाली बात करी है, हमने बात करा कि रैपिड इंडस्ट्री हम्म चेंजेस आ रहे हैं। तो जब ऐसे चेंजेस आते हैं या मार्केट इवॉल्व होता है, हम्म तो हम एज अ बिजनेस ओनर तो हमें बहुत सारे टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। हम्म तो जब आपको कोई टफ डिसीजन लेना पड़ता है तो आप अपने इंट्यूशन पे रिलाय करते हो, हम्म या आप अपने डेटा पे रिलाय करते हो, या हम्म दोनों पर? 80% डेटा पे, 20% इंट्यूशन पे। तो ये भी मैंने गिर के ही सीखा है, फेलियर से सीखा है। तो देयर वाज एन इवेंट ऑफ अ लेमिनेट ब्रांड। तो मैंने वो लेमिनेट्स उस ब्रांड में, जब उस इवेंट में जब देखी लगी हुई, उस न्यू कैटलॉग लॉन्च था बेसिकली एक लेमिनेट ब्रांड का। तो मैंने देखा यार कि ना बहुत सेक्सी लेमिनेट्स हैं यार, ये बुक कर दो, ये बुक। और उस टाइम ना ऑफर था कि अगर आप अभी बुक करते हो तो आपको कुछ कुछ एडेड एडवांटेजेस मिल जाएंगे, कुछ डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो मैंने, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, मैंने जी कुछ कुछ अच्छी खासी क्वांटिटी मैंने बुक कर दी। वो आज भी बेच रहा हूँ, ये बात 6 साल पुरानी है। तो मेरे को ना बाद में समझ आई ये बात कि ना, क्लाइंट को जो चाहिए ना, वो डेटा से निकलता है, आपके इंट्यूशन से नहीं निकलता। इंट्यूशन से आप रिस्क लेते हो, मे बी वो पे करे, मे बी नहीं। डेटा से शॉर्ट शॉर्ट चीजें निकल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, व्हाइट शर्ट है, किसी भी आउटलेट पे जाओ कपड़े के, अगर उसने व्हाइट शर्ट नहीं रखी तो सबसे बड़ा गधा है, क्योंकि वो उसका हॉटेस्ट सेलिंग आर्टिकल है। उसका डेटा पढ़ लें, रंग बिरंगी शर्ट्स कम बिकेंगी, व्हाइट शर्ट सबसे ज्यादा बिकेगी, ये डेटा बताएगा। लेकिन आपकी इंट्यूशन क्या बोलेगी यार,
व्हाइट शर्ट देख देख के ना बोर हो गया मैं। रिटेलर बोलेगा, खुद बोल रहा है दुकानदार कि यार ये नहीं बेचनी, बोर हो गया, लेकिन वो सबसे बड़ा गधा दुकानदार होगा, भाई तुम बोर हो गए ना, जिसने पहननी है वो नहीं बोर हुआ। तो सिंपली वो चीज बेचो, डेटा की बात कर रहा हूँ, वो काम करो जो डेटा दिखा रहा है। इंट्यूशन पे रिस्क लो, पर इंट्यूशन पे गेम चेंज करने की मत सोच, खुद नुकसान हो जाएगा। तो श्रेय, ऐसा कोई केस है जहां इंट्यूशन पे रिस्क लिया हो और वो सक्सेसफुल हो गया हो? रिस्क लिया हो इंट्यूशन पे? हाँ, बहुत चीजें होती हैं। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था अम्बाला का, उस प्रोजेक्ट में जाना कि मैं सोच भी नहीं सकता था। उस प्रोजेक्ट, जग्गी सिटी सेंटर, मैं बात करता हूँ सीधी सी। तो जग्गी सिटी सेंटर एक ऐसा प्रोजेक्ट था जहां मैं जाने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि यमुनानगर एक मेजर हब है। यमुनानगर बीइंग अ मेजर हब, कोई भी प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर उनको अप्रोच करता, इजीली अपना प्रोडक्ट बेच लेता। फिर भी आई टुक अ चांस, आई वेस्टेड, मतलब मेरे को टाइम वेस्ट ही लग रहा था उस टाइम। तो मैंने गया, अप्रोच किया ओनर्स को, और मैंने प्रोडक्ट दिखाया उन्हें। आई डोंट नो हाउ, रिस्क था, टाइम वेस्ट करा था मैं उस टाइम। अपने शोरूम पे मैं अकेला बैठता था, कोई एम्प्लॉय नहीं था, 2 लेबर के भरोसे शोरूम छोड़ के मैं वो काम कर रहा था। या कभी कभी अपनी मॉम को बिठा जाता था कि आप बस देख लो कि कोई चोरी ना हो। क्लाइंट आता था, ठीक है मम्मी अगर कर पाए तो कर पाए, नहीं कर पाए तो देखी जाएगी। तो रिस्क लेके जाता था, मैं मीटिंग्स करता था उनसे। तो मेरे को एक एक दो मीटिंग्स के बाद ना एक फीलिंग आने लगी कि हाँ, ये कन्वर्ट हो सकता है, दिस गाय इज इंटरेस्टेड, आई डोंट नो हाउ, बट वो एक इंट्यूशन थी कि हाँ ये कन्वर्ट हो सकता है। मैंने एफर्ट लगाता गया, लगाता गया, तो वो हाँ, वो कन्वर्ट हो गया, और मैंने काफी मेजर चंक उसमें, वन ऑफ माई बिगेस्ट कस्टमर। कई बार बिजनेस में इंट्यूशंस भी सही होती हैं, बट कैलकुलेटेड मूव्स आर वे मच बेटर। वे मच बेटर। अब हो सकता है कि मैं अगर उसको कन्वर्ट नहीं करता तो मैं शायद इस चीज को एडवोकेट करता कि यार ये रिस्क लेना बेकार है। तो यू नेवर नो, रिस्क बनते हैं लेने, बट कैलकुलेटेड। ऐसा नहीं कि आप पूरा बिजनेस रिस्क पे कर रहे हो, नहीं, वो मैं बिल्कुल भी उसका साथ नहीं देता। और मैं सबसे बड़ा ये बोलता हूँ कि अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है ना, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उस इंडस्ट्री में पहले कुछ टाइम बिताओ, मे बी एज ए एम्प्लॉय बिताओ, तुम भले ही ओनर हो, ईगो पे मत लो। एज ए एम्प्लॉय कुछ टाइम उस इंडस्ट्री में बिताओ, उसके अप्स एंड डाउन्स एटलीस्ट साल 1.5 साल देख लो, तो तुम ना अपने बिजनेस में मेजर गलतियां नहीं करोगे। छोटी मोटी गलतियां करना तो पार्ट एंड पार्सल है बिजनेस का, बट ऐसा नहीं कुछ करोगे कि तुम बिल्कुल डिमोटिवेट हो गए, नहीं भाई मेरे से नहीं होगा, वो नहीं हो। तो श्रेय, जैसा कि मेरे को पता है कि आपने बिजनेस कोचिंग भी ले रखी है, हाँ, सो व्हाट इज द मेजर लर्निंग दैट कम्स फ्रॉम द बिजनेस कोचिंग वर्ल्ड, एंड उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया लेगेसी ओन्ड बिजनेस में? तो वही जैसे जो मिथ था कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस ओनर से ही दुनिया चल, से ही शोरूम चलते हैं, या उनके लिए वही दुनिया, तो उनकी दुनिया खुद से ही चलती है, ऐसा नहीं होता। मेरे बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस कोचिंग लेने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को एक, क्या बोलते हैं उस वर्ड को, मेरे को एक स्टैम्प लगा दी, क्या बोलते हैं उस चीज को, वैलिडेशन। वैलिडेशन मिल गई कि जो तू सोच रहा है ना, जो मैं सोच रहा था वो सही सोच रहा था, गलत नहीं है। जो कि वैलिडेशन नहीं मिल रही थी, उस बंदे ने मेरे को वैलिडेट कर दिया, जो 1000 से ज्यादा बिजनेस ओनर्स के साथ काम कर चुका है। तो जो जिन लोगों से मैं इन्फ्लुएंस हो रहा था अभी तक, वो लोग, दे वर नोबडी इन फ्रंट ऑफ हिम, एंड व्हेन ही इज सेइंग दिस थिंग, तो कुछ तो बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइंडसेट 360 डिग्री बदल गया। जो चीजें दुनिया सोच रही थी ना, मतलब दुनिया नहीं, टियर 3 या टियर 2 के कुछ लोग सोच रहे थे, उससे टोटल सोच बदल गई कि हाँ ये चीज ऐसे भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि ओनर बैठे तभी काम चलेगा, ओनर के बिना बैठे भी काम चल सकता है। तो व्हाट आई डिड इज, तो मैंने सबकी सबसे पहले जितने भी काम थे बिजनेस के, जितने भी काम थे, आप बोलो लॉक खोल, शटर का लॉक खोलने से लेके शटर का लॉक बंद करने तक, जितने काम थे वो सारे काम मैंने जॉट डाउन करे, सारे काम लिखे। जो जो लोग मैंने हायर कर रखे थे और जो लोग हायर करने वाला था, वो सब काम उनमें बांटे।
ये मेक श्योर करना था कि हर बंदा अपना अपना काम बिना मेरे कहे कर ले। अपने आप को बेसिकली मैंने कह लो कि मैं अब करंट नहीं रहना चाहता था उनके सर्किट में, एज अ करंट नहीं वर्क करना चाहता था मैं चाहता था ये चेकलिस्ट और ये जो काम मैंने दिए हुए हैं ये एज अ करंट वर्क करे। दिस वाज माय मोटिव। तो इसके लिए वर्क करता गया, सिस्टम्स बनाता गया, MIS मैंने इम्प्लीमेंट की, जिससे कि उनकी वीकली स्कोरिंग भी आ जाती है कि उन्होंने कितने परसेंट काम किया, कितने नहीं किया। और कुछ इंस्पेक्शन के लिए कुछ खुद ही इंस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि अभी भी इतना बड़ा बिजनेस नहीं है कि मैं एक बहुत तगड़ी फौज इकट्ठी कर सकूं। तो रैंडम चेक्स भी करता हूँ उनकी चेकलिस्ट पे कि तुमने कहीं फर्जी तो नहीं काम को ओके कर दिया, बल्कि जबकि काम किया नहीं है। तो ऐसे ऐसे करके सबकी चेकलिस्ट प्रिपेयर की, सबके काम प्रिपेयर किए, और आज 2-3 साल हो गए। दीज गाइज आर मैच्योर्ड इनफ, खुद ही सब कुछ करते हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो उनको मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही रिजॉल्व भी कर लेते हैं। कुछ हाँ मैंने बोल रखा है कि अगर कहीं फंस जाओ तो मेरे पास आ सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। इनिशियली वो लोग आते भी थे, बट ग्रेजुअली वो इतने सक्षम हो गए पूरे सिस्टम के कारण कि वो खुद ही सब कुछ मैक्सिमम चीजें खुद कर लेते हैं। तो दिस हैज बीन टॉट टू मी। MIS in a retail plywood showroom. That's interesting. तो श्रेय मेरे को ये बताओ, जब MIS इम्प्लीमेंट कर रहे थे, एम्प्लॉयर रेजिस्टेंस कितना बड़ा था? नहीं, कुछ भी नहीं था। अगर देखो, दो तरीके होते हैं। अगर आप सब कुछ खुद इंप्लीमेंट करने जा रहे हो ना, खुद इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो नहीं होगा, रेजिस्टेंस आएगी। आप सामने वाले को बोलो, उससे बेसिकली निकलवाओ कि उसको स्कोरिंग चाहिए। खुद ना बोलो मैं स्कोरिंग करूंगा, उसको बोलो समहाउ उससे निकलवाओ कि उसको स्कोरिंग चाहिए। बिकॉज जब आप खुद कुछ बनाते हो ना, तो उसे डिस्ट्रॉय नहीं करते। लेकिन जब फॉर एग्जाम्पल मैं कोई चीज किसी, मैं वाइफ एग्जांपल लेता हूँ, तो या बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेता हूँ एक और। जिस बंदे ने खाना बनाया है ना, वो अपना खाना शौक से खा लेगा क्योंकि उसने बनाया है। 19-20 नमक कम होगा ना, उसके लिए ओके है। लेकिन वही खाना अगर आप लोगों को सर्व करोगे ना, तो वो नहीं खाएंगे, वो उसमें गलतियां निकालेंगे। तो बेस्ट वे इज, एम्प्लॉयज अगर खुद अपने सिस्टम बनाना चूज करते हैं तो उसे नहीं ब्रेक करते। आप बना के दोगे ना, नहीं वर्क करेगा। अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। लेट देम मेक द सिस्टम। उनको ड्राइव करो कि वो सिस्टम खुद बनाए। वो बनाएंगे ना, कुछ भी इंप्लीमेंट हो जाएगा, कुछ नहीं तोड़ेंगे वो। अपनी बनाई चीज को नहीं तोड़ता। दैट्स इंटरेस्टिंग। फिर अब आपने एक टॉपिक का जिक्र कर दिया, अब मैं उसको जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। आपने वाइफ का जिक्र किया और शायद उनके खौफ से आपने बाद में बंद कर दिया, बंद कर दिया। बिल्कुल। बट मेरे को ये जिंदा बताओ, रहना है। दैट्स इंटरेस्टिंग। श्री, ये बताओ, हाउ यू मैनेज वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, दोनों का बैलेंस कैसे रखते हो? बिल्कुल जी, सिंपल सी चीज है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बचपन में स्कूल का टाइम क्या होता था? क्या होता था बताओ? 7 से 2। कितने बजे उठते थे 7 बजे पहुंचने के लिए? 6 बजे। 6 बजे। ट्रैवल टाइम अगर आधे घंटे का है तो कितने बजे उठते थे? 5:30 बजे। सोते कितने बजे थे? 10 बजे। आज कितने बजे सोते हो? 2 से 3। तो, और उठते कितने बजे हो? 8 बजे। शादी हो गई? अभी तक नहीं। नहीं। जब शादी हो जाएगी ना, हो सकता है आपकी वाइफ का ये वाला सर्कल ना हो, आपकी वाइफ का ये पैटर्न ना हो, फिर क्या करोगे? नहीं कर पाओगे। ट्रस्ट भी नहीं, या लड़ाई, या मैरिज नहीं चलेगी, लड़ाई हो जाएगी, या फिर एक दूसरे की शक्ल ही कब देखोगे? मे बी अगर वो वर्किंग होगी, मोस्ट लाइकली वर्किंग होगी वो, है ना, तो उसके वर्किंग आवर्स वो नहीं होंगे जो आपके हैं। इफ शी इज इनटू जॉब और समथिंग, और सम अदर बिजनेस जिसके वर्किंग आवर्स ही नहीं है ना, नहीं होगा। तो बेस्ट वे अकॉर्डिंग टू मी, मैं भी इसमें जूझा हूँ, इस चीज से निकला हूँ। तो बेस्ट वे इज, सुबह स्कूल की तरह स्कूल की तरह चलो, सुबह जल्दी उठ जाओ। ठीक है ना, मैं बोलूंगा 4 बजे, पर चलो छोड़ो, 4 बजे पॉसिबल नहीं, 5 बजे उठ जाओ। 5 बजे से लेके जो सुबह का टाइम है, वो रखो मी टाइम। अपने लिए जो कुछ नया इनोवेट करना है, कुछ भी नया इम्प्लीमेंट करना है, कुछ भी करना है, वो सुबह रखो 5 से 8। उसके बाद तैयार हो, आपको जो दिन भर के अपने ऑफिशियल काम है
वो करो, ऑफिस के काम है, फायर फाइटिंग है, जो भी काम है वो करो। इवनिंग में आ जाओ 6, 6:30, 7 बजे तक मैक्सिमम बोल रहा हूँ, आ जाओ। एक नॉर्मल रूटीन जो एक बंदे का होता है उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, आ जाओ। और वो टाइम बाकी फैमिली के साथ स्पेंड करो। ट्रस्ट में प्रॉब्लम नहीं हो, नहीं होगी। वाइफ को एक टाइम चाहिए आपका, वो मिल गया उसे। आपको अपने लिए टाइम चाहिए, वो मिल गया। बिजनेस को अपने लिए टाइम चाहिए, वो मिल गया। और क्या चाहिए? तो आइडियल मेथड इज दिस, एज पर मी, एज पर माई एक्सपीरियंस, ये होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है। So means time management is again the key here. यस, 100%। वरना ना, ये जो आपके तो फिर भी सारे काली दाढ़ी है, मेरी थोड़ी बहुत सफेद हो रही है। वरना ऐसे बंदे के तो कहीं बाल रहेंगे ही नहीं। सारे बाल भी उड़ जाएंगे या फिर सारे सफेद हो जाएंगे टाइम से पहले ही। इतनी टेंशन हो जाएंगी। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए वापस बिजनेस की तरफ चलते हैं। हाँ। तो श्रेय, बिजनेस में टेक अभी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है। हम्म। तो आपने अपने बिजनेस में ऐसा कोई टेक लगा रखा है जो कॉस्टली नहीं हो? एक तो व्हाट्सएप आपने बता दिया, हम्म। इसके अलावा और कोई टेक जो आपने लगा रखा है जो कॉस्टली नहीं है हम्म। बट जो बिजनेस का लैंडस्केप चेंज कर रहा है आपके लिए? हमने कुछ टाइम पहले डेटा के बारे में बात की थी। डेटा को कैप्चर करना और उसको यूज करना इज द बिगेस्ट असेट दीज डेज। बहुत सारे टूल्स हैं जो डेटा को कैप्चर करता है। सो मैंने ना एक डेटा एनालिस्ट को हायर कर रखा है, फ्रीलांसर है, हायर कर रखा है। वो मेरी इन सारी एक्टिविटीज में हेल्प करता है। जैसे कि मेरे पास कोई कॉन्ट्रैक्टर, मेरे को बहुत कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं, बहुत मेरे को बिजनेस कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू मिलता है। बिकॉज उनको मेरा प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो वो अच्छा काम करना चाहते हैं, तो वो मेरे को रेफर भी कर देते हैं। क्योंकि अगर उनका काम अच्छा होगा तो उनको 4 काम और आगे मिल जाएंगे। सेम गोज फॉर आर्किटेक्ट। तो मेरे पास डेटा रहता है कि देखो, मेरे पास रिकरिंग क्लाइंट कौन है? कॉन्ट्रैक्टर्स। एक क्लाइंट ने काम करा एंड यूजर ने, वो शायद 7-8 साल बाद दोबारा आएगा। तो मैं एक टैब रखता हूँ कि मेरे पास कॉन्ट्रैक्टर लास्ट कब आया था, पूरा डेटा मेंटेन है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर को मेरे को एक सर्टेन टाइम लिमिट के बियॉन्ड हो गया मिले, तो मैं उससे मिल लेता हूँ जाकर। अब वो सब मेरे को कैसे पता चलता है? ड्यू टू डेटा। अभी डेटा कैसे मेंटेन होता है? मैं कोई हाई फाई सॉफ्टवेयर यूज नहीं करता, मैं जस्ट गूगल शीट्स यूज करता हूँ। ठीक है ना? दिस गाय जो डेटा एनालिस्ट है, वो मेरे लिए ये सारी शीट्स प्रिपेयर कर देता है और मेरी हेल्प करता है इन सबको चीज़ों को मेरे तक इजी वे में कम्युनिकेट करने में। जैसे मैंने डैशबोर्ड्स बना रखे हैं, तो मैं बस एक क्लिक करता हूँ और मेरे को पूरा डेटा आ जाता है। इंटरेस्टिंगली, मैं भी हमेशा ही बोलता हूँ कि इफ यू वांट टू स्टार्ट विद द ऑटोमेशन, स्टार्ट विद द गूगल शीट्स। फ्री है ना? सबसे इनएक्सपेंसिव चीज है सर, गूगल शीट्स फ्री है, उसका डेटा प्राइसलेस है। यस। इसलिए जब हम डेटा की बात कर रहे हैं तो इसमें मैं एक टॉपिक और बात करूंगा, वो है कस्टमर फीडबैक। हम्म। डू यू बिलीव इन कस्टमर फीडबैक? और अगर हाँ करते हो, पहले तो हाँ या ना पे बात करते हैं, आप कस्टमर फीडबैक पे विश्वास रखते हो? देखो, इन दिनों ना दिलप्रीत जी, जो ट्रेंड चल रहा है ना, मैं सच बोलूंगा, कस्टमर से हम फीडबैक मांगते हैं और जिससे हमने मांगा ना, वो पॉजिटिव ही मिलेगा। खुद से कौन बंदा देगा? खुद से वो बंदा आता है जिसको आपको गाली देनी है। नेगेटिव फीडबैक्स वो होते हैं जो आपको ट्रूली मिलते हैं। ठीक है? मतलब आपको कोई पोस्ट करता है और पॉजिटिव फीडबैक से लिए कहीं ना कहीं ना मांगते हैं। तो ये मेरे को चीज की समझ है। तो मैं अपने क्लाइंट्स को ना, मैं भी मांगता हूँ, बट आई डोंट से कि मेरे को 5 स्टार रिव्यूज चाहिए। जो ट्रूली फील किया ना, वो रिव्यू दे दो। और जो आपको लगा वो वहां लिख दो, घर जाके लिख दो। मेरे शोरूम पे तो घर जाके लिख दो, बट लिख दो। और मैं फीडबैक को लेके ही बोलना चाहूंगा, हम इंडियंस ना, हम हमारी नेचर है पैम्पर करना अपने अतिथि को। तो क्लाइंट को मैं अतिथि मानता हूँ। तो पैम्पर करना हमारी कल्चर में है। अगर किसी क्लाइंट को ढंग से पैम्पर करोगे ना, ढंग से सत्कार करोगे, तो फीडबैक भले ही गूगल पे ना हो, लेकिन मार्केट में इतना अच्छा फीडबैक हो जाएगा ना कि आपको रिव्यूज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वर्ड ऑफ माउथ से एक तगड़ा बिजनेस आ जाएगा। कोई गूगल रिव्यू सब फेल है उसके आगे। असली फीडबैक वही है। तो क्लाइंट को पैम्पर करो, क्लाइंट के साथ रहो हर टाइम। इवन आपने माल बेच लिया उसके बाद भी उसको पूछो। तो कोई प्रोडक्ट में 19-20 गलती दिक्कत भी होगी ना, वो भी ओवरकम हो जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ योर अतिथि देवो भव वाली चीज से।
कीपिंग क्लाइंट्स फर्स्ट, एज सिंपल एज एज दैट। सिंपल एज दैट, सिंपल। वो मेरा हमेशा से पूरा मोटिव वही है। तो श्रेय, अभी हमने फीडबैक की बात करी, तो इसके अंदर फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये आएगा कि क्या आप मार्केट में कंपटीशन में विश्वास रखते हो? आप कॉम्पिटिटर्स पे ट्रैक रखते हो कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, या आप कहते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग वो ठीक है एंड आई जस्ट वांट टू गो ऑन दैट पार्ट? मैं तो नहीं देखता। मैं इनोवेशन पे ध्यान रखता हूँ, क्या चल रहा है मार्केट में, उस पे ध्यान चला जाता है, बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम ओनली। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे इतने लोग अपने रील्स डाल देते हैं, तो मुझे कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती कि मैं घुस के देखूं वो शोरूम में क्या बेच रहा है। सब कुछ आ जाता है, पूरे देश में क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम के थ्रू मैं इजीली देख सकता हूँ क्या ट्रेंड में है। अब आप इसके दो पहलू हैं। अब आप ये बोल रहे हो कि वो कितना धंधा कर रहा है, कितना बिजनेस कर रहा है, वो मुझे देखने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि मैं उसको देख के क्या ही कर लूंगा। पर्पस क्या है मुझे नहीं पता। मुझे नंबर वन बनना ही नहीं है। नंबर वन होता क्या है मुझे जानना ही नहीं। बिजनेस में नंबर वन क्या होता है? जैसे स्कूल्स में भी ग्रेडिंग सिस्टम शुरू हो गया ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। आई डोंट नो अब है नहीं, हमारे टाइम में तो ग्रेड आ गए थे A1, A+B। तो मतलब अगर A+ वाले हैं चाहे 10 बंदे हैं, तो वो टॉप 10 में है। फर्स्ट कौन है सेकंड कौन ये नहीं पता। तो मुझे वो, मेरे को अच्छा बनना है, पर ये नहीं है कि मेरे को फर्स्ट आना है या कुछ आना है। वो वाली भाग दौड़ में मैं नहीं हूँ। और अब रही कंपटीशन की बात, तो मेरे को ये नहीं लगता कि कंपटीशन में जो लोग समझते हैं ना कि प्राइस वॉर है, अगर तुम्हारा प्राइस कम है तो ही चीज बिकेगी, अदरवाइज नहीं बिकेगी। तो ऐसा कुछ मेरे को नहीं लगता। अगर आपकी डीलिंग अच्छी है, आप कस्टमर सेंट्रिक हो, 1 रुपये महंगा भी दोगे ना तो ले लेगा। और आप भी इस चीज को एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं कर चुके हो अपनी लाइफ में। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। दो रेडी वाले हैं मार्केट में, हम आलू लेने गए। मैं एग्जांपल है, कई बार मैं दोस्तों को देता हूँ। आलू लेने गए, दो रेडी पे आलू है, शक्ल सूरत सबकी आलू की सेम है, कोई फर्क नहीं है। किससे आलू लोगे? क्या क्राइटेरिया होगा आपको आलू खरीदने का? क्या क्राइटेरिया होगा आलू खरीदने का? सेम दिख रहे हैं दोनों रेडी पे, ये दोनों सेम है। क्राइटेरिया क्या होगा आलू लेने का? कोई भी किसी से भी ले लूंगा। ठीक है, अब एक आलू वाला आपको कहता है यार कि मेरे आलू से अगर आप सब्जी बनाओगे तो उसका टेस्ट ही नेक्स्ट लेवल आएगा। आप किससे लोगे? और दूसरा वाला कुछ नहीं कह रहा, आप किससे? दोनों के प्राइस सेम है। वेल, एज अ मार्केटर मेरे को पता है वो क्या कर रहा है, सो माय आंसर वुड बी वाइज्ड। बट मोस्टली लोगों का आंसर होगा कि जो ज्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, जो अच्छे से बात कर रहा है। जो ज्यादा एफर्ट लगा रहा है, सिंपल है। प्राइस वॉर वहां खत्म हो जाएगी जब आप थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हो, कोई एक यूएसपी बिल्ड कर रहे हो। अगर मैं आम भाषा में बोलूं, अगर आपके प्रोडक्ट की कोई भी यूएसपी है, विच इज एक्चुअली देयर, विच इज, ऐसा नहीं कि नहीं है, विच इज एक्चुअली देयर, जो आप सिर्फ बोल नहीं रहे हो क्लाइंट को, यूएसपी है वहां पे, बोल नहीं रहे हो, तो वो आ, आगे बढ़ के बोलो। आप उसको समझ रहे हो कि वो ऑब्वियस है, आलू अच्छे ही बनेंगे, तो बोलो उसे, तो कंपटीशन किल हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो श्रेय, एक चीज मेरे को और बताओ, पर्टिकुलरली हम सब सीखते हैं अपनी गलतियों से। हम्म। गलतियां आपने भी बहुत करी हैं, बहुत। हम आज तक कर रहे हैं। हम्म। तो ऐसा कोई एक फेलियर जो बिजनेस में हुआ हो और उससे जो लर्निंग आई हो, जिसने बिजनेस का लैंडस्केप बदला हो? आई डोंट नो कि मैं आपके उस सवाल का सही से जवाब दे पाऊंगा या नहीं, पर मैंने, क्या हुआ था, तो मैंने ना एक एक प्रोडक्ट आता है कोरियन, आपको मूवी थिएटर्स में, बहुत रेस्टोरेंट में मिल जाएगा। सीमलेस मटेरियल होता है वो, चाहे उसका ना 1000 फुट लंबा टेबल बना लो, बीच में गैप, बीच में आपको जॉइंट्स दिखेंगे। तो मैंने सोचा यार ये स्टार्ट करता हूं। लेबर भी मैं ही दूंगा, सब कुछ मैं ही दूंगा। तो मैंने आपको कहा था ना पहले कि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो कुछ भी करोगे तो गिरोगे। तो मेरे को लेबर को हैंडल करने का एक्सपीरियंस नहीं था, और मेरे को ना सर्विस, इसमें मैं प्रोडक्ट भी बेच रहा हूँ, सर्विस भी मैं ही दे रहा हूँ, मेरे को इसका कोई आइडिया नहीं था। मैंने किया बिजनेस स्टार्ट, गिरते गिराते 6 महीने तो मैं उसे पकड़ के चलता रहा। साल बाद वो मेरे हाथ से फिसल गया, इसी कारण से कि लेबर जो थी वो साइट पे ऐसी बैठी रहती थी, काम भी नहीं करती थी। उसे मैंने मंथली बेसिस पे हायर कर रखा है, बट कुछ आउटपुट ही नहीं निकाल के देती थी। मेरे को फिर ग्रेजुअली समझ आया यार कि अगर आपको इस ट्रेड में रहना है तो आपको एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है।
तो एक काम करो एक टाइम पे, या चीजें बेच लो या चीजें लगवा भी लो, दोनों चीजें एक साथ पैरेलली करोगे, मेन स्ट्रीम में रह के करोगे तो नहीं होगा। तो एक टाइम पे एक काम करो, एक में पूरा प्रो हो जाओ, फिर दूसरे को पकड़ो जब वो अपने आप को संभाल पाए खुद। This एक्चुअली was मैं my मान learning. सकता हूँ ये बिगेस्ट लर्निंग है, बिकॉज शायद इसी लर्निंग के कारण एक से दूसरा शोरूम कर पाए आप। हाँ, अम्बाला से टायर 3 हाँ, से उठ के मोहाली टायर 2 में आ पाए, yes, टायर 2 में आके सेटल हो पाए। yes. आई थिंक ये उसी लर्निंग का नतीजा है मेरे हाँ, हिसाब से। बिल्कुल है, बिल्कुल है। पर मैं उस लर्निंग, उस फेलियर से मैं ये सीख गया कि अगर मेरे को फ्यूचर में करना है तो वो कैसे करना है और कैसे नहीं करना। तो दिस वाज माय लर्निंग। उस टाइम तो मैंने उसे ड्रॉप कर दिया, बट हाँ, फ्यूचर के लिए आई वाज रेडी कि कभी करना है तो कैसे करना है, क्या करना तो श्रेय, हमने बात तो ये कर ली थी कि चैलेंज की कि इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, 5 साल में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, है। बट सबसे बड़ा थ्रेट क्या है अगले आने वाले 10 साल में, स्पेशली रिटेल इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन रिटेल इंडस्ट्री में? जैसे एग्जाम्पल की तरह बात करता हूँ कि फर्नीचर के लिए जैसे आइका इंडिया में आया, जहां जहां आइका आ रहा है वो उस शहर के फर्नीचर के लैंडस्केप्स को चेंज करता जा रहा है। हम्म। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 10 साल में व्हाट इज द बिगेस्ट थ्रेट? तो सबसे बड़ा थ्रेट जो भी है ना, लेबर। कंस्ट्रक्शन सारी लेबर बेस्ड है, लेबर नहीं है इतनी जितनी कंस्ट्रक्शन है। होगा क्या इससे? इवेंचुअली ये सेगमेंट जितना अनऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स आएंगे और चीजें महंगी होंगी। ये 100% है। अभी सारा काम जो लेबर हाथ से करती है, ये इवेंचुअली मशीन्स पे जाएगा। प्रोडक्ट से महंगा लेबर हो जाएगा। तो जो लोग अभी, मैं सजेशन है, अब मेरे को नहीं लोग पता कितना इतना डेप्थ में सोचते हैं इस बारे में, नहीं सोचते, पर मेरे को एक क्लियर कट दिख रहा है कि आने वाले 10 सालों बाद लेबर की शॉर्टेज होगी। और जिनके पास मशीनरी है वही लोग सरवाइव कर पाएंगे सही तरीके से। काम तो चलते ही रहेंगे, बट अगर जो ये प्लेयर्स आ जाएंगे ना विद मशीनरी एंड विद ऑटोमेटिक लेबर, ये प्लेयर नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएंगे आने वाले टाइम। आई कम्प्लीटली एग्री। मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% एग्री करूंगा इस चीज में, बिकॉज इंडिया जो चलता है, इंडिया जो वेस्ट में चीजें होती हैं वो इंडिया में 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद आती ही हैं। एंड जब मैं अभी देख रहा हूँ डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक कनाडा है, यूएस है, वहां पे ऑलरेडी लेबर ज्यादा महंगी है प्रोडक्ट से। यस। ये चीज वहां पे ऑलरेडी हो चुकी है, एंड ट्रेंड्स इंडिया में भी कहीं कहीं दिखने शुरू हो गए हैं ऑलरेडी इस चीज के। ये चीज जो मैंने बोली, ये मैंने बिल्कुल भी वहां से इंस्पायर होकर नहीं बोली। ये जो चीज मैं फील कर रहा हूँ ना उससे बोली। अभी लोग ना, अभी इसमें क्या है, थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं इस चीज में। ग्रेजुअली जब पढ़े लिखे लोग आएंगे ना, इसको ऑर्गेनाइज कर देंगे, और जब ऑर्गेनाइज करेंगे तो ऑब्वियसली वो चार्जेस मिलेंगे, चीजें महंगी होंगी। एंड सिंस इंडिया इज अ ग्रोइंग नेशन, तो सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी कहीं ना कहीं। जो लोग लेबर भी आज हैं उनके बच्चे पढ़ लिख लेंगे, तो मे बी वही सेगमेंट को ऑर्गेनाइज कर दें। ऑर्गेनाइज कर। एंड दिस इज गुड फॉर द नेशन एंड गुड फॉर एवरीवन। तो श्रेय, इनडायरेक्टली आप एक बिजनेस आइडिया दे रहे हो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक गैप है एंड समवन वांट्स टू कम एंड एंटर, सो ऑर्गेनाइज्ड वे में लेबर को ऑपरेट करना शुरू कर दे, ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजें करना शुरू कर दे, एंड इट्स अ ग्रेट स्कोप। यस, पर इसके लिए वही परसिवरेंस है, टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि आज शुरू कर दिया और कल से वर्क करेगा। अभी भी लेबर ओरिएंटेड काम है मैक्सिमम, पर ग्रेजुअली हाँ ये हो जाएगा। मतलब सोचना आज शुरू करना पड़ेगा हम जैसे इनहेरिटेड बिजनेस ओनर्स को, जो अपने फादर या एक लेगेसी चलाते आ रहे हैं, उनको ये शिफ्ट करना ही करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। श्रेय, मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, मैं स्टार्टिंग में भी हमने बोला था कि आपकी अप्रोच अनकन्वेंशनल है, ट्रेडिशनल नहीं है। तो ये अप्रोच आपको कोई इंडस्ट्री लीडर्स में इन्फ्लुएंस है या दिखते हैं, मेंटर मानते हैं किसी इंडस्ट्री लीडर को इनडायरेक्टली, जो आपको हेल्प करते हैं ऐसी डिसीजंस को लेने में? या आपने देखा है कि कोई इंडस्ट्री लीडर्स हैं जिन्हें हम अनऑफिशियल मेंटर्स बोल देते हैं अपने, उनके थ्रू आपको डिसीजन लेने में आसानी होती है?
तो मैं कुछ लोगों का नाम लूंगा इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो राहुल जैन, जिनसे मैंने ये सब एक 360 डिग्री जो चेंज आया। अगर मैं दिन में पहले सोचता था कि मेरा दिन स्टार्ट हुआ, बिजनेस आज स्टार्ट हुए 9:30, एंड हुए 7:30, तो मेरे वर्किंग आवर्स हो गए ऑलमोस्ट 10 आवर्स। ठीक है, एक बिजनेसमैन की रूटीन डेली लाइफ ये होती है। बट जब आप सीजन हो जाते हो ना, जब टाइम हो जाता है आपको, तो आपके वर्किंग आवर्स आप बताओ, ज्यादा होते हैं कम होते हैं? एफिशिएंसी बढ़ जाती है, वर्किंग आवर्स कम हो जाते हैं। मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हो रहा। मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे वर्किंग आवर्स बढ़ गए हैं। वर्किंग आवर्स नीचे से नहीं, वर्किंग आवर्स ऊपर से। मतलब ब्रेन जो है ना, 24 में से 16 घंटे यही वर्क करता है। जो पहले 10 घंटे चलता था, अब वो 16 घंटे वर्क करता है। कि कैसे, मतलब बिजनेस को ही सोचता हूँ मैं। 8 घंटे हैं वो सोने के हैं, 7 से 8 घंटे। बाकी टाइम सिर्फ यही चल रहा है कि मतलब बिजनेस ही चल रहा है। चाहे वो उसको ग्रो करने को ले लो, या ऑटोमेट करने को कह लो, या कोई सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में कह लो, बस यही चल रहा है। बिजनेस 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 ही चल रहा है इस टाइम पे पूरा। मतलब ठीक है, आपकी वाइफ को बताना पड़ेगा, आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो, 8 घंटे आप सो रहे हो, 16 घंटे आप बिजनेस सोच रहे ये हो। कट करना पड़ेगा। नहीं, ये तो हम कट नहीं करेंगे। तो शायद वो भी ना, मैं सही बोलूं तो वो भी इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि वो भी इस इकोसिस्टम का पार्ट है। मेरी सोच का वो भी कहीं ना कहीं पार्ट है, वो भी इसमें साथ देती है। ऐसा नहीं है कि, तो जब हम कभी हॉलीडे पे होते हैं तो शायद मैं पूरा शट ऑफ हो जाता हूँ, चले जाते हैं। वीकेंड पे होता है, कहीं उसके साथ गया तो पूरा शट डाउन हूं मैं। लेकिन दिन में अगर, तो उसको भी पता है कि ये है, इसकी लाइफ ऐसे चल रही है, और वो भी साथ देती है। बल्कि मैं उससे भी डिस्कशंस करता हूँ। तो क्योंकि एक जो फीमेल माइंड है ना, वो मेल माइंड से अलग होता है। मैं तो फुल ऑन मानता हूँ इस चीज को, बहुत अलग होता है। और जो उसके आइडियाज, उसके परसेप्शन जो मेरे को मिलता है ना, इनवैल्यूएबल है, प्राइसलेस है। तो वो भी साथ होती है उस सोच के, ऐसा नहीं है कि अकेला मैं हूँ। मैं तो इसलिए इसका एक एक रक्स निकालता हूँ कि आप जहाँ पे हो वहाँ पे आप 100% रहो। हम्म। कि अगर आप हॉलिडे पे हो, यस। देन बी देयर फॉर 100%, enjoy दैट टाइम 100%। अगर आप बिजनेस में हो तो बी देयर 100%। जहाँ पे हो उस टाइम पे उस स्पेस को 100% चीज दे दो। तब आप डाइवर्स मत रहो कि अगर आप हॉलिडे पे भी हो तब भी आप पीछे कॉल करके पूछ रहे हो माल गया कि नहीं गया, इसका ऑर्डर आया कि नहीं आया। उसके लिए टीम है। देन बी ऑन दैट शट ऑफ मोड। यस, 100%, 100%। आई फुल्ली एग्री विद यू। और हर कोई नहीं अचीव कर पाता है। पर अगर ये सोच आ गई कि अचीव करना है तो हो जाएगा। अगर नहीं आई, बहुत लोग मैंने देखे इसमें खुश हैं, ऐसे मोड में ना खुश हैं, बट उनकी फैमिली खुश नहीं है। तो यू हैव टू थिंक अबाउट द पीपल अराउंड यू, कि वो भी क्या सोच रहे हैं तुम्हारे बारे में। एटलीस्ट अपनी फैमिली के बारे, फैमिली को इस वाले दायरे में लेके आओ एटलीस्ट। अपनी बीवी को सबसे पहले, क्योंकि वो तो आपके साथ हर टाइम ही है। तो वो आपके इस सनकपने से इन्फ्लुएंस, मतलब उसको इसका मतलब कहते हैं ना, इसका कोई दाम नहीं चुकाना चाहिए उसको। उसकी कोई गलती नहीं है इसमें। तो इसलिए बेटर है कि जब आप शट ऑफ मोड में हो तो पूरे हो। घूमने जा रहे हो तो पूरा घूमो, काम कर रहे हो तो पूरा करो। जब वो भी साथ देती है ना काम के टाइम पे, तो उसका भी साथ दो जब उसको चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो फिर। अब फिर इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम्म। ट्रेडमिल को थोड़ा सा और तेज करते हैं और नेटवर्किंग की बात करते हैं। हम्म। सो डू यू बिलीव इन नेटवर्किंग? आज से, अगर कॉन्शियसली बोलूं, आज से 2 साल पहले नहीं। पर वो अनकॉन्शियसली मैं कर रहा था नेटवर्किंग, बट पता नहीं थी। सिंस बीएनआई ज्वाइन किया, अब कॉन्शियसली नेटवर्किंग कर रहा हूँ। अब विद अ पर्पस कर रहा हूँ, विद विद अ सेंस कर रहा हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ, एक्चुअली किसी से मिल रहा हूँ, तो उसको एक वेल डिजाइंड मैनर में उससे मिल पा रहा हूँ, ताकि विन विन सिचुएशंस दोनों के लिए हो, सिर्फ मेरे लिए ना हो या उसके लिए ना हो। वो इस मीटिंग से भी कुछ लेके जाए और मैं भी इस मीटिंग से कुछ लेके जाऊँ। तो नेटवर्किंग, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ऐसी कोई
वैल्यूएबल इंसाइट या ऐसी कोई अचीवमेंट व्हेन यू स्टार्टेड डूइंग नेटवर्किंग? नेटवर्किंग हम ना सब करते हैं, नेटवर्किंग हम सब करते हैं, हमारे फादर्स आर प्रो नेटवर्कर्स, हमारी मदर्स, आई कॉल माय मदर एज अ प्रो नेक्स्ट नेटवर्कर। लेवल। और मतलब उनका ट्रेन जो में सर्कल है, ट्रेन में अगर कोई बैठा है साथ में, 3 लोग बैठे हैं बर्थ पे, भाई वो तीनों दोस्त बन के जाएंगे एंड ऑफ द जर्नी। तो नेटवर्किंग ही तो है। और क्या मदर से बेटर नेटवर्किंग तो कौन ही कर रहा है। मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, मतलब नेटवर्किंग फ्रॉम द मदर्स, नेटवर्किंग फ्रॉम द फादर। हम्म जब फादर थे, जब हम छोटे थे, तो वो बोलते होते थे कि मैं शाम को आऊंगा, मैं शाम को इनको मिल के आऊंगा, मैं शाम को हम्म उनको मिल के आऊंगा। जरूरत नहीं होती थी, कोई काम नहीं होता था, ट्रू। फिर भी वो जा रहे थे, मिलने जा रहे थे विद नो इंटेंशन कि हाँ बस मिलना है, अपने बारे में बात करनी है, उसके बारे में पता करना है। तो नेटवर्किंग तो हम बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। देखते आ रहे हैं हम, मैं देख बचपन से देखते आ रहे हैं, और तब लगता था कि क्यों कर रहे हैं भाई, वो अनकॉन्शियसली लगता था यार कि कभी कभी तो क्यों कर रहे हैं, बट आज समझ आती है कि इट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ मे बी लिविंग लाइफ और मे बी डूइंग बिजनेस। तो श्रेय, पर्टिकुलरली अगर मैं नेटवर्किंग की बात ही करूँ, आपने एक प्लेटफॉर्म का नाम भी लिया, BNI, हम्म या कोई भी जो नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, हम्म तो आपको क्या लगता है कि बिजनेस ओनर इस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे जाके हम्म। सबसे बड़ी गलती क्या करता है? देखो, मैं बीएनए की बात करूंगा, मैं उसी का पार्ट हूँ, मुझे औरों के बारे में नहीं पता। दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म आई एम एसोसिएटेड विद। तो जो मैं फील करता हूँ, सबसे बड़ा जो एक मिथ है, या मिथ कह लो, या एक गलत धारणा है, वो ये है कि द मोमेंट यू जॉइन दिस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, लगता है लोगों को कि यार बिजनेस आना तो बस स्टार्ट अब हो ही गया, अब मेरे को करोड़पति बनने से या अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। विच इज द बिगेस्ट मिथ आई फील। ये एफर्ट तो लगता है, कुछ भी करने में एफर्ट लगता है। अगर लिटरली दुनिया में कोई ऐसी चीज होती कि बिना एफर्ट के हो जाती, सब सब लोग वही फॉलो कर रहे होते, बट ऐसा नहीं है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। हाँ। अब जब एफर्ट्स की बात करते हैं, तो एफर्ट्स की बात से हम बात करते हैं हमारी टीम की, हम्म जो हमारी वर्किंग स्ट्रेंथ है। अगर आप ऑफिस में नहीं हैं, अगर आप हम्म शोरूम पे नहीं हैं, हम्म। तो भी वो काम कर रहे हैं। तो श्रेय, कैसे एम्पावर करते हो अपनी टीम को कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचे और वो आपकी अनकन्वेंशनल चीजों से अलाइंड हो पाए? तो सबसे पहली चीज तो, मैं सब कुछ अपने थॉट प्रोसेस से बता रहा हूँ, आई डोंट नो क्या सही क्या गलत। जो मैं करता हूँ वो सिंपली ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओनरशिप दो, ओनरशिप दो। अगर वो गलतियां भी कर रहे हैं तो भी उन्हें ऐसे मत कर दो कि वो अगली बार वही काम करने से डरें, ये मत कर दो। देखो, तुम्हें अगर उनको एम्पावर नहीं करोगे ना, तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा सब कुछ। गलती तुम भी करते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने कर दी और तुम नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैंने एक चीज नोटिस करी, एक सेल्समैन है, एक मैं हूं, मैंने एक सेल्समैन हायर किया, 100 में से मेरी कन्वर्जन है, फॉर एग्जाम्पल मेरी कन्वर्जन है 60%। हो सकता है उसकी कन्वर्जन 80% हो, लेकिन उसके तरीके से। अब आप चाहोगे उसके तरीके को देख के आप बोल रहे हो यार कि ना, क्या फुद्दू तरीका है इसका, या क्या बेकार तरीका है तेरा, ये कोई तरीका है सेल्स करने का। लेकिन क्या पता उसमें इतना टैलेंट हो कि वो आपसे बेटर सेल्स कर दे अपने तरीके से। लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको अपना तरीका इम्पोज कर दिया, अब उसकी भी 60% कन्वर्जन रह गई, जो कि हो सकती थी 80%। तो हु नोस कि आपका एम्प्लॉय, जो भी एक डिपार्टमेंट संभाल रहा है, वो बेटर संभाल ले आपसे, कम गलतियां करे आपसे, संभालने तो दो, करने तो दो। तो सिंपल है कि अपने एम्प्लॉयज को एम्पावर करो, उनको करने दो, सिखाओ, उन्हें ट्रेनिंग दो। और ट्रेनिंग शुड बी अ रेगुलर प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आज आपने ट्रेनिंग दे दी शुरुआत में 10 दिन 15 दिन की, खत्म नहीं। मंथ में एटलीस्ट एक ट्रेनिंग जरूर होनी चाहिए किसी भी चीज को लेके। और वो बहुत ही छोटी चीज भी हो सकती है, वो हो सकती है कि मे बी आपको क्लाइंट के सामने खड़ा कैसे होना है, ये भी एक ट्रेनिंग है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। क्लाइंट के सामने ना कभी भी इतनी पास ना खड़े हो कि अगर आपने शायद सिगरेट स्मोक कर रखी है, या आपकी बैड बैड ब्रेथ है, तो वो उस तक पहुंचे। डिस्टेंस मेंटेन करके रखो हमेशा, हमेशा। ये बहुत ही कम मेरे सेल्समैन, बल्कि मैं भी ये करता था कस्टमर के मुंह पे जाके, सर ये देखो कैमरा मेरे फोन में, अरे नहीं, पास में मत जाओ, इतने दे दो उसे अपना फोन, या फिर दूर से दिखा दो। Who knows, तुम्हारे कपड़े से मे भी पसीने की स्मेल आ रही हो यार,
मे भी लाइट नहीं थी पूरा दिन, तो पसीने की स्मेल आ रही है, तुम उसके सामने खड़े हो जाओ, अच्छा खासा ऑर्डर आता था, चला जाएगा। तो ये मोमेंट्स हैं, तो ये सब ट्रेनिंग्स, आई एम सेइंग कि ये सब ट्रेनिंग्स, बहुत छोटी छोटी ट्रेनिंग्स भी हर महीने देनी बहुत जरूरी है। मे भी रिपीट करो, एक बार ट्रेनिंग देने में भी नहीं सीखते भाई एम्प्लॉयज, ऐसा नहीं है। तुम्हें सीखने में इतना टाइम लगा है, वो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो वो एक दिन में सीख जाएंगे, मतलब ही नहीं बनता। रेगुलरली करो, ट्रेनिंग्स रेगुलरली दो, हर महीने दो, चाहे 15 मिनट लगाओ, एक टॉपिक कवर करो, पर करो। इंटरेस्टिंग। निश्चय एक चीज और है कि हर बिजनेस ओनर सुपरमैन होता है, एटलीस्ट अपने बिजनेस में तो होता है। हम्म मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूँ कि अगर आपको कोई एक सुपर पावर मिले बिजनेस को लेके, हम्म तो वो क्या सुपर पावर लेना चाहोगे और क्यों? ट्रस्ट। मैं चाहूंगा कि कस्टमर मुझ पे ट्रस्ट करे। मेरी इतनी सुपर पावर मेरे अंदर ये होगी, मैं कस्टमर कुछ बोलूं और बोलते वो मेरे ऊपर ट्रस्ट कर ले। दिस इज द सुपर पावर आई वांट, बिकॉज मैं अपने बिजनेस की बात करूं, प्लाईवुड की बात करूं, तो प्लाईवुड ना दिखने में 50 रुपए वाली भी सेम दिखती है, 100 वाली भी सेम दिखती है, 150 वाली भी सेम दिखती है। इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट। इट्स ऑल अबाउट कि जो तुम बोल रहे हो वो इतनी कन्विक्शन से, इतनी, और झूठ नहीं बोलना। कुछ देखो, बहुत सीधी सी बात है, झूठ नहीं बोलना। मैं झूठ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, सच बोलो। क्लाइंट को जो भी बोलना है सच बोल के दे दो, और उसका ट्रस्ट उस फैक्टर पे जीतो। मतलब क्लाइंट अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, तो वो उस चीज को ट्रस्ट कर ले। मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। तुम चीज लेके जाओगे, इन एनी केस तुम चाहे ये ले जाओ चाहे वो ले जाओ, प्रॉफिट तो मैंने कमाना ही है। इट्स जस्ट कि अगर मैं कोई चीज रिकमेंड कर रहा हूँ, वो एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम 3 साल बाद भागे भागे ना हो, सर कि प्रोडक्ट आपने दिया था खराब हो गया। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। ये लोग बोलते हैं ना यार, खराब होगा तो ही तो वो नया लेके जाएगा। नहीं, मेरा ऐसा नहीं है। तेरा प्रोडक्ट खराब नहीं होगा ना, तो तू 4 लोगों को बोलेगा और वो मुझसे ले जाएंगे, दैट इज ऑल आई वांट। तेरा प्रोडक्ट खराब करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और उससे उसमें मार्केट में ना एक परसेप्शन है कि जो प्रोडक्ट दुकानदार रिकमेंड कर रहा है हम्म उसमें दुकानदार को ज्यादा बच रहा होगा। हम्म ये कॉमन परसेप्शन है मार्केट में। हम्म इसीलिए कस्टमर का जो बिहेवियर होता है कि ये जो रिकमेंड कर रहा है, हम्म ये तो मैं ना लूं, मैं हम्म दूसरा लूं। क्या ऐसा होता है? अगेन डिपेंड्स अपॉन योर क्रेडिबिलिटी, हाउ ओल्ड यू आर इन द मार्केट, आपके आपके क्लाइंट्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं मार्केट में। फॉर एग्जांपल एक इंसिडेंट बताता हूँ। तो एक क्लाइंट था हमारा का, तो उसने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आर्किटेक्ट से पूछा प्लाईवुड कहाँ से लूँ, और बाकी मटेरियल सिमिलरली कंस्ट्रक्शन है कहाँ से लूँ। फॉर एग्जांपल उसने रिकमेंड करा मेरे को, दिस इज ट्रू इंसिडेंट। उसने रिकमेंड किया कि आप श्रेय से ले सकते हो और इन दो से भी ले सकते हो। 2-3 बंदों से रिकमेंड कर दिए शहर के। कारपेंटर को बोला, कारपेंटर भी आप फर्स्ट गो में तो हायर नहीं करते। कारपेंटर आप तो 3-4 से ट्रायल लेते हो। तो कारपेंटर से पूछा, उन्होंने भी 2-3 नाम लिए, उनमें मेरा नाम कॉमन था। सेकंड वाले से पूछा, उसने भी 2-3 नाम लिए, मेरा नाम कॉमन था। थर्ड कारपेंटर आया, उसने भी 2-3 से पूछ, उस 2-3 नाम लिए, एक नाम मेरा आ गया। उसके पड़ोस से मेरा प्रोडक्ट लगा हुआ था, पड़ोस वाले घर में। अब एक ऐसा ट्रस्ट डेवलप हो गया। अब वो वाला जो बैरियर आप कह रहे हो ना, कि जो मैं बोलूंगा वो क्लाइंट को लगेगा इसमें तो ये बहुत कमाएगा, तब ये बोल रहा है, अब वो खत्म हो गया। ट्रस्ट हो गया ना, अब वो मेरे को वैल्यू कर रहा है, एंड ही नोज कि मेरी दी हुई सजेशन गलत नहीं होगी, क्योंकि तभी तो इतने लोग रिकमेंड कर रहे हैं, वरना नहीं करते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसलिए अगर मैं बोलूँ कि अपनी बिजनेस अप्रोच को एक गाने में अगर डिफाइन करना हो, तो कौन सा गाना होगा? तो मुझे मैरी कॉम का एक गाना बहुत अच्छा लगता है, दिल ये जिद्दी है। तो कभी उसके लिरिक्स सुनना, तो दैट मोटिवेट्स मी टू गो फर्दर एंड फर्दर एंड फर्दर। तो श्रेय, अगर इसी के कंटिन्यूशन में अगर मैं पूछूं, अगर प्लाईवुड बात कर सकती होती, हम्म तो वो आपके शोरूम में जो प्लाईवुड पड़ी हुई है, वो आपको क्या पूछती या क्या बात बोलती? तो ना, अब मेरे एम्प्लॉयज का जोश देख के और मेरा जोश देख के वो यही बोलती, हाउ इज द जोश। इंटरेस्टिंग। तो श्रेय, थोड़ी सी बात और करेंगे बिजनेस और लीडरशिप की पर्टिकुलरली। हम्म अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है किसी को मिलने की जो हम्म बिजनेस लीडर है, डेड और अलाइव, हम्म तो आप किसको मिलना पसंद करते या करोगे? एंड
क्या एक क्वेश्चन उनसे आप पूछना चाहोगे? हल्दीराम के जो ओनर हैं, जिन्होंने बीकानेर में स्टार्ट किया था 1930s में कहीं पे, वो भी अग्रवाल हैं। तो मैं उनसे मिलता, और जैसे आप मेरे से सवाल कर रहे हो, मैं उनसे मिलके कुछ सवाल करता, उनमें से मैं उनकी जर्नी सुनना चाहता उनके मुंह से, किसी पॉडकास्टर के माध्यम से नहीं, मैं उसके मुंह से सुनना चाहता 1950-60s में कि कैसी रही और क्या सोच थी उसकी, आ, कैसे उसने क्लाइंट्स को केटर किया एक भुजिया से। ही स्टार्टेड विद अ भुजिया, कैसे केटर किया, क्या सोच थी उसकी। हम बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस मिल जाएंगी इसके रिगार्डिंग, बट मेरे को बहुत मन है उसके मुंह से जानने का, बिकॉज वो टियर 3 का टियर 4 ही, मैं बीकानेर को उस टाइम पे टियर 4 ही बोलूंगा, रादर टियर 3 टियर 4। तो आज तो मैं टियर 3 है उसमें गिनूंगा, बट उस टाइम पे यार उन लोगों को केटर करना। और भुजिया ऐसा था कि भुजिया तो बहुत लोग बेच रहे होंगे उस टाइम भी, बट अपने अपने आप को उस जगह पे लेके जाना, उस एक कॉमोडिटी प्रोडक्ट को कैसे एक्सक्लूसिव बनाया, मेरे को वो उनके मुंह से जानना है, उनकी सोच जाननी है कि उन्होंने कैसे किया, क्या सोच क्या थी उनकी, क्या उनकी भी सोच यही थी, कस्टमर के लिए सोच थी, या उनकी सोच क्या थी, मेरे को ये जानना है। बहुत मैं चाहूँगा कि बहुत जल्दी आपको ये मौका मिले कि आप उनको मिलो और ये क्वेश्चन पूछ पाओ। फिर हमको ये बताओ, आफ्टर द 14 ईयर्स ऑफ दिस जर्नी, हम्म अगर आज वाला श्रेय 14 साल वाले पहले वाले श्रेय को एक हम्म। लर्निंग दे पाता कि अगर तो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है प्लाईवुड का, एक लर्निंग वो क्या होती? मेरे लिए ये लर्निंग थी, और मैं सबको यही बोलूंगा एक ही चीज, कि फेलियर इज अ पार्ट, इज अ जर्नी ऑफ लाइफ। डरो मत, ट्रुथफुली काम करते रहो, इवेंचुअली यू विल सक्सीड। ये होना ही होना है, कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन वर्क करते रहो, रुकना मत, वर्क करते रहो, हो जाएगा, हो जाएगा। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, बस करते रहोगे ना, हो जाएगा, ये श्योर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। मेरा ऐसे क्वेश्चन है, मैं पहले पूछना भूल गया जब हम प्लाईवुड की बात कर रहे थे। हम्म जैसे हमारी घड़ियां होती हैं, इसमें दो अलग अलग वर्ड चलते हैं। वन इज वाटर रेजिस्टेंट हम्म एंड वन इज वाटर प्रूफ। हम्म एंड वाटर प्रूफ में भी होता है कि इतने मीटर तक वाटर प्रूफ है। हम्म तो अभी आज की डेट में प्लाई में भी ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही हैं, हम्म वाटर प्रूफ, टर्माइट रेजिस्टेंट। हम्म तो ये जो है, इनकी भी लिमिट्स होती हैं कि इस कंडीशंस में टर्माइट प्रूफ है, इस कंडीशन में वाटर प्रूफ है, या हम्म। इसका कोई विदाउट टर्म्स एंड कंडीशंस है? तो ना, मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। तो प्लाईवुड, टर्माइट जो एक है, एक लिविंग बीइंग है, उसका खाना क्या है? लकड़ी, किसी भी तरीके की लकड़ी। तो इट्स जस्ट कि कुछ लकड़ियां सॉफ्ट होती हैं, कुछ लकड़ियां उनके लिए बड़ी टेस्टी होती हैं, उनको जल्दी खा जाती हैं। कुछ लकड़ियां ऐसी होती हैं जिनको खाने में टाइम लगता है। ठीक है, तो अगर आपकी प्लाईवुड ऐसी, उसका इंग्रेडिएंट ऐसा है कि वो दिमक को इतना वो नहीं करता, मतलब हेल्प नहीं करता, तो उसको खाने में दिमक को टाइम लगेगा, बट हाँ, खाएगी जरूर इवेंचुअली। ऐसा नहीं है कि नहीं खाएगी। और एक और मजेदार बात, दीमक की ना एक और बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है जो हमें हेल्प करती है रिकॉग्नाइज करने में कि दीमक है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपके कबर्ड के पीछे ना दीमक लगी, दीमक की बड़ी एक स्ट्रेन सी प्रॉपर्टी है, वो ना, दीमक एक जगह टिक के नहीं रहती, वो चलेगी, वो आगे बढ़ेगी। और ऐसा नहीं कि वो साल 2 साल बाद आगे बढ़ेगी, वो विद इन फ्यू डेज या फ्यू मंथ्स ही आगे बढ़ जाएगी। तो जब आपको लाइन दिखे ना आपके घर में, तो पहले तो उसी को एज अ वार्निंग ले लो, और उसको ट्रीट करा लो किसी प्रोफेशनल पेस्ट कंट्रोल वाले से, खुद मत करो। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जहां देख रहे हो वही टर्माइट है, और भी जगह हो सकती है। उस समय पे तो नहीं खाएगी वो, खाया भी नहीं होगा, नुकसान भी नहीं हुआ होगा, लेकिन आप अगर उसे छोड़ दोगे, अरे मेरी भाई तो टर्माइट प्रूफ है, फलानी कंपनी ने बोला था, आपने उसकी टर्म्स और कंडीशंस नहीं पढ़ी। उसकी टर्म्स और कंडीशन में भी लिमिटेड लाइफ लिखी है।
और सर्टेन अदर क्राइटेरियाज भी लिखे हुए हैं। हो सकता है अगर आप उन क्राइटेरिया में फॉल करें तो आपको वो गारंटी भी नहीं मिलेगी, आप लीगली भी फाइट नहीं कर पाओगे। तो टर्माइट प्रूफ जैसा कोई शब्द नहीं है। टर्माइट रेजिस्टेंट होता है, आपकी प्लाई को एक लिमिटेड टाइम के लिए बचा लेगा, एक सर्टेन टाइम इंटरवल के लिए, लेकिन उससे ऊपर भी वो जवाब दे जाएगा। तो आप अपने प्रोडक्ट के, अपनी बॉडी के, अपने शरीर के जैसे खुद जिम्मेवार हो, अपने सारी चीजों के भी खुद ही को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, आप किसी कंपनी पे नहीं छोड़ सकते। अब वाटर प्रूफिंग के लिए भी सेम चीज लागू होती है। आपका हाथ वाटर प्रूफ है, अगर इसको आप पानी में बहुत देर के लिए रख दो गल जाता है, हो जाता है ना वो। सिमिलरली प्लाई भी एक एक लिविंग थिंग ही है एक तरह से। प्लाईवुड भी एक, हर मौसम में आपने देखा होगा घर में दरवाजे फूल जा वो स्वेल करके चौकाट पे टच होने लगते हैं, कभी कभी होता है, सर्दियों में शायद टच होते हैं, गर्मियों में नॉर्मल हो जाते हैं। तो वो खुद कैसे होंगे, वो एक लिविंग थिंग है, वो भी एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करती है। बेस्ट वे इज टू प्रोटेक्ट देम इज कि आप उनका ध्यान रखो, टर्माइट दिखे ट्रीट करा लो, कंपनीज के भरोसे पे मत रहो, वरना नुकसान ज्यादा हो जाएगा। कंपनी सिर्फ ये कह रही है कि हम कुछ टाइम तक इसे रेजिस्ट करवा देंगे कि आपका नुकसान ना हो। अगर 7 साल की कोई गारंटी दे रहा है, 7 साल वो रेजिस्ट कर देगी, उसे 7 साल लगने नहीं देगी। खाने भी लगेगी तो शायद 19-20 ही खाया होगा, खा नहीं पाएगी, लेकिन 7 साल के बाद वो इतना उसको कर देगी कि उसे खा सकती है। सेम इज विद वाटर प्रूफ, वही जो बता रहा था मैं, अगर वाटर प्रूफ भी है एक लिमिटेड टाइम के लिए, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दिया आपने इसको पानी में घुल सिंपल जाओ। वर्ड्स में डिफाइन करता हूँ, लाइफ इज ब्यूटीफुल, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। अप्लाई, एज सिंपल एज दैट। आप सोचे यार मैं तो कुछ खाता पीता नहीं हूँ, मेरे को हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? हर चीज के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस है। बस सिंपल, एक्सरसाइज करनी जरूरी है ना, खाओ पियो मत, एक्सरसाइज करनी जरूरी है ना। तो श्रेय, अभी एक्सरसाइज का नाम आया, तो अगर आप प्लाईवुड बिजनेस में नहीं होते हम्म। तो क्या कर रहे होते? अब ये ना बदलता रहता है। अगर आज की डेट में बोलूं तो मैं ना किसी की हेल्प कर सकता हूँ सिस्टम्स इंप्लीमेंट करने में, किसी भी बिजनेस में। मैं इतना डीप डाउन अपने बिजनेस को समझ चुका हूँ, और सारे बिजनेसेस को मैं सरफेस पे समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा मैंने और उसमें घुसा तो मैं उसके बिजनेस को समझ के सिस्टम्स इंप्लीमेंट करने में उस पर्सन की हेल्प कर सकता हूँ। और एंड हु नोज, शायद मैं अगर 10 बंदों की हेल्प कर दूं ऐसे, तो शायद मैं इस प्रोफेशन को, इस चीज को एज अ प्रोफेशन भी कंसिडर कर लूं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, कि अगर मैंने कुछ किया, प्रैक्टिस किया तो कर लूंगा। इंटरेस्टिंग। आई होप आई एम टॉकिंग टू अ अपकमिंग बिजनेस कोच। अभी तो नहीं, बट आई वुड लव टू हेल्प, आई वुड लव टू हेल्प, नॉट नॉट ओनली फॉर माई एक्सपीरियंस कि मेरे को एक्सपीरियंस मिल जाए, बट किसी एक दो की मदद कर पाऊंगा तो मेरे को लगेगा यार कि जो मेरे पे नॉलेज आई ना, अगर मैं किसी को बांट पाऊँ तो ह्यूमैनिटी के लिए बोलूंगा, दिस वुड बी माय सम। तो श्रेय, जब हम बात कर रहे हैं मदद करने की या हेल्प करने की, तो ऐसी कोई फोन कॉल आज तक आई हो जो बहुत यादगार हो, कस्टमर ने करी हो, किसी कोई ऐसी चीज हो जो, एक फोन कॉल जो आपको याद हो? तो ना अम्बाला में ना लास्ट ईयर 2023 में, 2000, हाँ 23 में, याद है जब बहुत ज्यादा पानी भर गया था हर तरफ, चंडीगढ़ और ट्राई सिटी भी बहुत डूबा पड़ा था। तो मेरे फ्रेंड का घर है, उसके घर की किचन ना, जो ऑलमोस्ट हाफ डूबी हुई थी, हाफ डूबी हुई थी। अब उसका घर बने ही 2 साल हुए थे, अभी किचन डूबी हुई है उसकी, मतलब क्या नुकसान हुआ होगा, सोच क्या नुकसान उसमें। तो आफ्टर फ्यू डेज, कॉल नहीं बोलूंगा, ही मेट मी, वो मुझसे मिला, और मुझे उसने बताया कि श्रेय, तेरी दी हुई प्लाई ना वैसी की वैसी है, बाकी सब जो उसके अंदर एक्सेसरीज लगी थी वो लोहे की थी या किसी और मटेरियल की थी, उसमें इफेक्ट पड़ गया, लेकिन प्लाई ऐसी की ऐसी रही। मेरे को ये फीडबैक एक दो लोगों से और है, तो मेरे लिए यार वो चीज बहुत मोटिवेटिंग थी कि क्लाइंट को गलत चीज नहीं बेची ना। तो इस मोमेंट पे, ट्रैजिक मोमेंट पे, एटलीस्ट मेरी तरफ से उसको नुकसान कम से कम हो। नेचर ने जो किया वो तो किया ही, बट एटलीस्ट मैं उसकी हेल्प कर पाया, उसके कुछ तो पैसे मेरे कारण बचे, वरना जिन लोगों ने बहुत ही सस्ते वाली चीजें लगा रखी थी, मटेरियल लगा रखा था, वो नहीं बची। आई वाज ग्लैड कि उसने मेरे कहने से अच्छा प्रोडक्ट लगाया था, वो जो मैंने उसे प्रोडक्ट दिया था,
जो उसे रेंज दी थी मैंने प्रोडक्ट की, उसे मेरे कहने से लगाई थी और उसका पैसा बचा, वरना वो दोबारा लाखों रुपए दोबारा लगा रहा था। कॉल बोल लो या फिर एक रिव्यू बोल लो। अगेन मैं वही आपका कीपिंग कस्टमर फर्स्ट वाला जो अप्रोच है हमेशा काम आया है, हाँ आता हाँ रहेगा। हाँ हाँ 100%। तो श्रेय, अब हम लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं और हम इस ट्रेडमिल की स्पीड को ना फुल पेस पे कर देते हैं। वेलकम करो। सो थोड़ा सा हम रैपिड फायर टाइप क्वेश्चंस करते हैं। बताइए। व्हाट इज योर प्रोडक्टिविटी हैक? वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सबसे पहले उठ के क्या करते हो? सबसे पहले उठ के मैं अपनी चेकलिस्ट खोलता हूँ, सारे करने वाले काम जो होते हैं उनको अलाइन करके करना स्टार्ट करता ब्रेनस्टॉर्मिंग अकेले करना पसंद आया ग्रुप में? हूँ। 80% अकेले, 20% ग्रुप में। सबसे ज्यादा ऐप कौन सी यूज करते हो फोन में? व्हाट्सएप, उसके अलावा गूगल शीट्स। अगर मैं बोलूँ कि लाइफ टाइम इसके अलावा एक ही डिश मिलेगी खाने के लिए, तो वो कौन सी डिश होगी? पोहा। स्पिरिट एनिमल कौन सा है? स्पिरिट एनिमल को डिफाइन करके मेरे को बताओ। कोई भी एक एनिमल जो आपको लगता है कि हाँ मैं उससे सबसे ज्यादा रिलेट करता हूँ। राहुल जैन। हाँ, वो बिजनेस कोचिंग का जानवर है। हाँ। यस। राहुल बुरा मत माने ये वीडियो देख रहा हो तो, बट राहुल इज एक्चुअली द एनिमल ऑफ, I'll not say animal, I'll say the real bad boy of the coaching industry, Yes. जिसने बिजनेस कोचिंग को पर्टिकुलरली इंडिया में डिफाइन किया। I fully respect that guy. बुक्स और पॉडकास्ट? Podcast. अगर कोई भी एक नई चीज सीख सकते हो इंस्टेंटली, तो कौन सी होगी? Um, इतना नहीं सोचना, रैपिड फायर है। नेटवर्किंग स्किल और सीखना चाहूंगा। क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनोवेशन या ट्रेडिशन? इनोवेशन। फेवरेट मूवी कोट जो आपके बिजनेस पे अप्लाई होती हो? वही वाला हाउस द जोश। आप कैसा अच्छा, आपको आपका डेस्क कैसा अच्छा लगता है, मेसी या सुपर ऑर्गेनाइज्ड? सुपर ऑर्गेनाइज्ड। प्लाईवुड हीरो और रिटेल विजार्ड, दोनों में से एक चूज करो। रिटेल विजर्ड। एक चीज जिसके बिना आप नहीं रह सकते काम करते हुए? मेरी चेकलिस्ट। अगर आपको कोई दूसरी बुक लिखनी हो इसके बाद जो आपने एक बुक लिखी है, तो वो क्या होगी? 10 मिस्टेक्स आई मेड टिल नाउ, या सिमिलर कुछ भी। इन इंटरेस्टिंग। बिजनेस, इन बिजनेस। थैंक यू सो मच श्रेय। एंड एक लास्ट क्वेश्चन, व्हाट्स अपकमिंग? इज देयर एनी न्यू अपकमिंग थिंग जो आप एंटर कर रहे हो, नई अपकमिंग चीज जो आप सोच रहे हो? मैं एक्चुअली ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा, इसके बाद एक क्वेश्चन और है। मैं अपने बिजनेस को और थोड़ा एक्सपैंड करके ट्राई सिटी में लेके आना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अभी मोहाली में हूँ, तो मैं अभी पंचकुला, चंडीगढ़, न्यू चंडीगढ़, जीरकपुर में भी अपने डिस्प्ले आउटलेट्स खोलना चाहता हूँ, ताकि उनको एक डिफरेंस फील हो सके वहाँ क्लाइंट्स को, कि एक ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, उनके फायदे की बात भी सोची जाती है। And my last question, one piece of advice to anyone who is trying to enter into a plywood industry or has entered into this industry in last 1 or 2 years and might be वो struggle कर रहा हो या कोई बंदा सोच रहा है, तो एक piece of advice क्या देना चाहोगे? चीटिंग मत करो, अपने क्लाइंट्स के साथ सच बोल के करो जो भी कर रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें पता चल जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन्स इतने रखो कि विन विन सिचुएशन दोनों के लिए हो, क्योंकि मैंने देखा है हमारी ट्रेड में ना कई लोग बहुत गलत कर जाते हैं, वो इवेंचुअली पता चल जाता है, वो अल्टीमेटली तुम्हें ही बाइट करने आएगा और किसी को नहीं करेगा। तो बी स्मार्ट, और जितना सच्चाई से दिल से बिजनेस कर सको कस्टमर की सोचते हुए, अपने बारे में भी सोच लेना, पहले कस्टमर के बारे में सोच लो, उसका भला कर दोगे तो पैसा आ जाएगा। पैसा ही मोटिव है ना, पैसा आ जाएगा। Thank you so much Shrey, it was really a insightful session। थैंक यू। प्लाईवुड के बारे में, बिजनेस वर्ल्ड के बारे में बहुत सारी नई चीजें जानने को मिली। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट श्रेय। थैंक यू दिलप्रीत जी, थैंक यू सो मच। और ये थे हमारे साथ श्री मित्तल जी, श्री श्री प्लाईवुड अंबाला और श्री श्री प्लाईवुड मोहाली से। अगर आपको ये पॉडकास्ट से कोई भी वैल्यू मिली हो, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस एंड stay tuned for the next podcast. It's going to be more interesting, more intense.
Signing off, Dilpreet from the Talk Treadmill.